जाता है। तो इसलिए सभी जो भी लोग जुड़े हैं इस बात का ख्याल रखें, माइक नहीं खोलें। पहली मुद्दा, माइक खोलना हो तो हैंड रेज करके ही खोलें ताकि मैं बुला सकूं आपको, और मीटिंग का एक प्रॉपर वे में हमारा एक जो गेस्ट हैं बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं, बहुत टाइम मैनेज करते हैं, इन लोगों के पास में समय बहुत कम होता है। ये भी हमारी रिक्वेस्ट पे, किसान हितैषी लोग हैं इसलिए हमें इनकी सेवाओं की जो बहुत जरूरत होती है, और उसके लिए हम बहुत खुशहाल हैं कि आज कैसे लोग हमारे बीच में होते हैं। तो हम, टेक्नोलॉजी का जमाना है, वरना हम जाएं वहां पे पूछें करें, तो इसका मैक्सिमम उपयोग हो, ये मीटिंग का उद्देश्य रहेगा हमारा। तो सभी साथी बिना हैंड रेज किए, और ये हैंड रेज का निशान बना हुआ है, इसको टच करते ही मेरे पास आपका सिग्नल आ जाएगा कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और बारी से जब भी होगा हम आपको उसमें ले लेंगे। तो नमस्कार साथियों, नमिता सिंह जी अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ने वाले होंगे। तब तक हमारे बीच में आरएम सिंह साहब हैं। मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करते हुए सिंह साहब, हमारे किसान साथियों को जो है आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है, और किसान साथी भी बड़े डिसिप्लिन्ड वे में आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के इस युग में आपकी सेवाओं को हम ले पाए। तो PT3 और PT4 का हमारे किसान साथियों का ये था कि ये क्या आया है नया मार्केट में, किस तरीके से है। तो हमने इसमें मुख्य रूप से टॉपिक में ये माना कि क्या फायदा है, नुकसान है तो नुकसान के कई एरा हैं, एनवायरमेंट का कोई नुकसान है, फाइनेंशियल क्या नुकसान है, खेती और भूमि को कोई प्रॉब्लम कर रहा हो उसका कोई नुकसान हो। तो प्लीज हमें बी फ्रैंकली, हम किसान हितैषी गांव में खेत में खड़े किसान के हित की बात हम जानना चाहेंगे। तो इसके पहले मैं आरएम सिंह साहब, हमारे किसान के एक साथी हैं मिस्टर मनीराम जी पूनिया, उनको ले लूं तो वो इस टॉपिक को, आप तब तक आप अपना माइक बंद रखें भले ही, और वो इसको विषय है, इसको थोड़ा प्रवेश दे देंगे 5 मिनट में कि भाई हमारी शंकाएं ये है, उन शंकाओं के इर्द गिर्द जाए, क्योंकि किसान की अपनी सोचने की सीमा है, वो टेक्नोक्रेट होता नहीं है, वो अपना सीधी बात रखता है। तो सिंह साहब, मैं मनीराम जी आपसे निवेदन चाहूंगा कि आप अपनी शेप में और टू करके सामने रखें ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ा पाए। मैम नमिता सिंह जी आ चुके हैं, नमिता सिंह जी, उनका भी स्वागत है सेशन में। मनीराम जी आप अपना बात रखिए, और कौन सी किसान की जिज्ञासाएं हैं, क्या आप चाहते हैं, इसका बड़ा खुले शब्दों में अपनी बात को रखिए मनीराम जी। सभी साथियों को नमस्कार मेरा। मैं अभी हाल ही के अंदर राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ जो कॉटन बेल्ट है, हरियाणा और पंजाब का जो कॉटन बेल्ट है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल बीटी कॉटन के बारे में पैदा हो गया है। वो ये हो गया कि अभी जो स्थिति है, पहले तो यही माना जाता था कि जो लाल सुंडी है, लट है, जिसको हम लट बोलते हैं हमारी भाषा में, वो इसमें बीटी में नहीं आती है, और उसमें जीन्स उसका डाला हुआ है, तो वो उसका लिहाजा बहुतायत 90% से भी ऊपर जो है वो बीटी कॉटन ही बोया जा रहा है इस इलाके के अंदर। तो अब समस्या ये आ गई है कि वो बीटी के अंदर सुंडी पैदा हो गई है, और वो टिंडे के अंदर पैदा हो गई है। पहले पत्तों पे आती थी, टहनियों पे आती थी, या फिर टिंडे, उससे टिंडे के अंदर जाती थी। तो फ्रूट, अब वो जब फूल तैयार होता है तो फूल के अंदर ही उसका जो भूरण है वो बनना चालू हो जाता है। जैसे जैसे वो टिंडा बनता है वो अंदर ही बंद हो जाती है। लिहाजा दूसरी स्प्रे जो बाहर से छिड़काव करते हैं तो वो मरती भी नहीं है, क्योंकि वो अंदर बैठी हुई है और अंदर उस पर कोई प्रभाव उस कीटनाशक स्प्रे का नहीं पड़ रहा है। तो हाहाकार पूरा मचा हुआ है इस बात का। तो अब
पहले भी ये विरोधाभास लगातार चलता रहा है कि ये मिट्टी वैसे तो ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम किसानों ने बोया तो जो आवारा जानवर है जिसको रोज नीलगाय बोलते हैं, वो इन टिंडों को खाती नहीं थी। तो लोगों ने कहा यार ये इसको खाती नहीं, इसका मतलब ये चीज तो एक तरह से तो लोगों को मतलब सुरक्षा ही मिली हमारा पशुओं से। तो ये फिर इसका 2-3 बार बोने के बाद में लगातार उसी पे किसान नहीं बोता था। किसानों को ये भी पता चला कि इससे जमीन तो खराब हो रही है, लेकिन उत्पादन के चक्कर में, अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं थे। और अभी बीटी 3 और बीटी 4 कहते हैं पाकिस्तान में मान्यता है, सुनने में जो किसानों के आ रहा है, फला देश ने स्वीकृति दे रखी है, भारत सरकार ने इसे स्वीकृति नहीं दी हुई है। तो यहाँ कुछ किसान संगठन भी मांग करने लगे हैं कि इस पे आंदोलन भी करेंगे। तो हमारा बहुत बड़ा इसमें वर्तमान बीटी कॉटन है, इससे नुकसान हो गया है। तो बीटी 3 बीटी 4 है क्या, हमारे सामने तो सवाल खड़ा हुआ है। तो पहले हम मांग तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात जाने तो सही कि ये क्या वातावरण को, क्या जमीन को, क्या हवा को, क्या जो उत्पादन होगा उसका कितना असर होगा। वैसे तो देखो आम किसान तो इतना ही जानता है कि इसमें स्प्रे कम करनी पड़ती है और उत्पादन ज्यादा होता है और सरकार इसको खरीदती है, तो मार्केट में ये बिक्री होती है, तो हमें इसका फायदा है। और नुकसान कोई करता रहे पर्यावरण की दृष्टि से या किसी और लिहाज से, तो उनको इस बात से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि मुख्य बात हमारी जिज्ञासा आपसे यही है जानने की कि बीटी 3 बीटी 4 है क्या, ये कितना फायदा देगी उत्पादन में, कितना ठीक है मनीराम जी, आप बात आ गई मनीराम जी आपकी। सर बीटी 3 और बीटी 4 के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, फिर मैं नमिता को लेने के पहले और किसी किसान को लेते रहे या मनीराम जी या किसी को लूंगा। सर आप ओवर टू RM सिंह सर। मैं सर एक बात थोड़ा बॉलवर्म के बारे में जब तक बेसिक नहीं बताएंगे तब तक ये चीज हमारे किसान भाइयों को समझ में नहीं आएगी। तो जी सर 100 मिनट का सेशन है, प्लीज आप शुरू से आपको ये बताना चाहता हूँ। और ये सारी चीज आप बताएंगे, BG1 क्या है, BG2 क्या है, BG3 क्या है, BG4 क्या है, और हमारा जो BG3 और BG4 के बारे में जो कंफ्यूजन है वो क्या चीज है और कहां तक हमारे गवर्नमेंट में पहुंच चुकी है, वो हम आपको बताएंगे सारी बातें। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि सुंडी 4 प्रकार की होती है। एक तो अमेरिकन बॉलवर्म जिसे अमेरिकन सुंडी बोलते हैं, दूसरी चितकबरी सुंडी जिसे स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म बोलते हैं, तीसरी है गुलाबी सुंडी जिसको पिंक बॉलवर्म बोलते हैं, और चौथी सुंडी होती है स्पोडेप्टेरा जिसे कैटरपिलर बोलते हैं, जो घोड़े की तरह चलती है। ठीक है ना। अब रही बात BG1 की। BG1 क्या है? BG1 के अंदर क्राइवन एसी जीन होता है, जो जिसको हम BG1 बोलते हैं, जो मोनसेंटो कंपनी ने दिया हमको। क्राइवन एसी का काम क्या होता है? क्राइवन एसी का, ये मैं सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं कि हमारे किसान भाइयों को ये लगता है कि जैसे बीटी आ गया तो सारी सुंडियां खत्म हो गई, ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो क्राइवन एसी जो जीन है, जो BG1 है, उसमें केवल अमेरिकन बॉलवर्म का कंट्रोल होता है, अमेरिकन सुंडी का कंट्रोल होता है, रोकथाम होती है। दूसरा होता है BG2। BG2 का काम क्या होता है? इसके अंदर 2 जीन होते हैं, क्राइवन एसी और क्राइवन 2AB जीन होता है। तो ये क्या है? ये अमेरिकन बॉलवर्म और स्पोडेप्टेरा जिसे हम घोड़े वाली सुंडी बोलते हैं, उसका कंट्रोल होता है। अब हमारे पास 2 सुंडियां बची, चितकबरी सुंडी और गुलाबी सुंडी। तो जो BG1 और BG2 में जो हमारे हाइब्रिड है, जिनके अंदर हमारा जीन पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारी इन सुंडियों का कोई कंट्रोल नहीं होता। पहले तो हमारे किसान भाइयों के दिमाग में से ये चीज निकल जानी चाहिए पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इसमें
जो हमारी आजकल जो समस्या आ रही है वो आ रही है गुलाबी सुंडी की, आ रही है पिंक बॉलवर्म की। और हम परसों ही गंगानगर, हनुमानगढ़ और सादुलसर इलाके में आए, जमींदारों का बहुत नुकसान है। पिंक बॉलवर्म से क्या, सुंडी जब अंदर बैठ जाती है तो वो टिंडा नहीं खुलता, टिंडा छोटा हो जाता है। तो ये तो हुई ये तो हमने आपको बात बताई BG1 और BG2 की, जो कि सरकार द्वारा मान्यता मिल गई है, ट्रायल हुए और ये कॉमर्शलाइज हो चुकी है, जो हम सब लोग भाई लगा रहे हैं, किसान भाई लगा रहे हैं। अब आती है बात BG3 की। एक्चुअली में BG3 क्या है? BG3 कुछ नहीं है, ये हमारी जो मोनसेंटो कंपनी थी, मोनसेंटो कंपनी ने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये टेक्निकली चीज आपको भी पता होनी चाहिए। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करा तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि वो रोक दिया। फिर मोनसेंटो कंपनी ने क्या किया, वो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उसके बाद ये कॉटन का जो सेक्शन था मोनसेंटो का, वो उन्होंने बायर कंपनी को बेच दिया, ठीक है ना, वो उन्होंने बायर को बेच दिया। लेकिन ये तो है एक लीगल प्रोसेस। लेकिन BG3 क्या है? BG3 कुछ नहीं है। BG3 के अंदर एक हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन पड़ा हुआ है। हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन क्या होता है? जैसे हमारे किसान भाइयों को पता है कि आजकल मजदूरों की बड़ी समस्या है, खेतों में बीड्स की बड़ी समस्या है, और उस चक्कर में हमारे किसान भाई क्या करते हैं, हमने मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान में देखा है, वो क्या करते हैं, बहुत नजदीक सघनी बाड़ी बिजाई करते हैं, सघनी बाड़ी बिजाई करते हैं। और वो क्या करते हैं कि पहले ग्वार लेते हैं और ग्वार के बाद नरमा लेते हैं। तो ग्वार के बाद जब नरमा लगाते हो आप और सघनी बिजाई करते हो, तो हमारा पौधा बहुत लंबा हो जाता है, हाइट बहुत बड़ी आती है, जैसे हमारे किसान भाइयों को सारों को पता है, हाइट बढ़ जाती है उसकी। तो जो हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन है, उस जीन का नाम है, एक मिनट सर, हर्बिसाइड टॉलरेंस का नाम है CEME, उस जीन का नाम है CME। जैसे क्राइवन AC है, क्राइवन 2 उसका CME नाम है। तो वो BG3 कोई हमारे अमेरिकन कोई भी सुंडी के कंट्रोल करने के लिए BG3 नहीं है जीन। BG3 जीन जो है हमारा, वो खरपतवार रोकने के लिए है। खरपतवार, वो खरपतवार कैसे लगता है? जैसे उसके अंदर जीन पड़ा हुआ है, हमारी भी किसी भी हाइब्रिड के अंदर, किसी भी वैरायटी के अंदर। तो जब हम ग्लाइसोफेट का स्प्रे करेंगे, ग्लाइसोफेट अब शायद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जहां तक मैंने सुना है, तो जैसे हम ग्लाइसोफेट का स्प्रे करेंगे, सारे जो भी खरपतवार हैं वो जल जाएंगे। लेकिन हमारा जिसके अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंस CEME जीन होगा, वो पौधा हमारा नहीं जलेगा, वो एज इट इज खड़ा रहेगा। तो ये BG3 केवल हमारा क्या है, केवल खरपतवार कंट्रोल के लिए नहीं है। जहां तक हमको पता है, हमारे किसान भाइयों को मालूम है कि वो सोचते हैं कि ये शायद BG3 आ गया, ये सुंडी की गुलाबी सुंडी की रोकथाम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजरात से हमारे किसान भाई बहुत लेके आए पिछले साल, पंजाब में हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ। तो एक तो हमारे किसान भाइयों से ये निवेदन है कि कभी भी सीड, मतलब स्पोरियस सीड नहीं परचेज खरीदें, हमेशा कंपनी का ब्रांडेड बीज खरीदें। कोई भी कंपनी जो भी आपको पसंद हो, वहां पे क्या वो टेक्निकोलॉजी सर्टिफाइड होती है और सारी चीजें होती हैं। तो BG3 का आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं? मैं तो ये चौधरी साहब ये पूछना चाहता हूं कि आपको BG3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले? ठीक है सर, आगे बढ़िए आप। BG3 वाली बात आ गई। कुल मिलाकर के सुंडी का कोई कंट्रोल नहीं है, और ये हर्बिसाइड को कंट्रोल कर रहा है। ये मोटा जो BT3 की बात आपने कही, हर्बिसाइड के कंट्रोल के लिए ये आया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आई बात BG4 की। BG4 का मैं उसको और भी आगे बताऊंगा। BG4 में क्या है, पिंक बॉलवर्म के लिए है वो BG4, लेकिन उसके क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इस साल ट्रायल की परमिशन 1-2 कंपनियों को दी है, लेकिन BG4 आने में भी अभी 3 से 4 साल लगेंगे, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। पहले BRL1 ट्रायल होगा, फिर BRL2 ट्रायल होगा। वो जो BRL1 ट्रायल और BRL2 ट्रायल है, वो केवल यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो सकते हैं, वो किसानों के खेत पे कभी नहीं हो सकते, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, है ना। तो वो अभी यूनिवर्सिटी में, अभी शायद 2 यूनिवर्सिटी में किसी कंपनी को 2 यूनिवर्सिटी के ट्रायल की परमिशन मिली है, और कुछ किसी को नहीं मिली अभी तक। तो ये BG4 में क्या है, BG4 जो है वो पिंक बॉलवर्म के लिए है, लेकिन ये बहुत ही शुरुआत है हमारी ट्रायल की लगाने की। तो अभी भी इसमें आने में 3 से हमारे 4 वर्ष लगेंगे। और हम आपको एक बताएं, जो BG3 है, हमारा जो वर्ल्ड का सर्वे है, 39%
कॉटन हमारा डैमेज वीटीसाइड्स की वजह से होता है, जो रिकॉर्ड में जो डेटा है उसके हिसाब से। तो ये BG4 का कंसेप्ट है। और जो BG3 की बात है, हर्बिसाइड टॉलरेंस की बात है, उसकी एप्लीकेशन मूव हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो एज इट इज स्टिल पेंडिंग पड़ी है। तो मुझे नहीं लगता BG3 BG4 3 से 4 वर्ष से पहले आपको किसानों को ओरिजिनल बीज मिला है। नकली कहके तो कोई भी दे सकता है कि हमारा BG3 है, हमारा एक मिनट मैं सर थोड़ा रोकूंगा। हाँ मनीराम जी, BG3 और BG4 मार्केट में अवेलेबिलिटी है क्या? आप क्या आपके किसान जो है नहीं है, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं, वो मांग करे सरकार से कि इसको अप्रूवल दो, ये मांग कर रहे हैं। अप्रूवल, ठीक है, बात आ गई। हाँ सर, आगे बढ़िए। इलीगली तेलंगाना में अवेलेबल है सर, और वो प्राइवेट फार्म के थ्रू इलीगली सोल्ड आउट हो रहा है, बट इट इज नॉट प्रॉपरली। हाँ, ये मैम नमिता, मैं सबको आपको बता दूं, मैम नमिता जी जो हैं प्रोफेसर हैं, इजराइल में 5-7 साल काम कर चुके हैं, और हमारे बीच बड़ी खुशी है कि आप भी हैं उपस्थित। तब तेलंगाना में है सारा RM सर, मैं मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंट दिया। जो गुजरात से सीड जाता है स्पोरियस सीड, वो वहां सेल हो रहा है। करीब इसका मार्केट का 60 लाख पैकेट का मार्केट है तेलंगाना में, इसका 60 लाख पैकेट इलीगल बिका है। एक सर वो टीएल बीज के बारे में आपने कहा कंपनी का ही खरीदे, टीएल बीज के बारे में भी थोड़ा टच करें कि मार्केट टीएल बीज से अटा पड़ा पूरा का पूरा मार्केट ऐसा है। ट्रूथफुल लेवल का जो मैं आपको एक गवर्नमेंट जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, मैं 3 स्टेट की बात यहाँ कर रहा हूं। यहाँ क्या है कि यहाँ तीनों यूनिवर्सिटी ने मिलके एक प्रोटोकॉल बनाया है। वो हमें हाइब्रिड हर साल तीनों यूनिवर्सिटियों में टेस्ट करने होते हैं, और वो इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर परमजीत सिंह जी, वो और कमेटी के मेंबर हैं। वो रिकमेंड करते हैं कि ये हाइब्रिड सूटेबल है, जो अच्छे हैं। तो मेरी किसान भाइयों से यही प्रार्थना है कि वो एक लिस्ट जारी करते हैं तीनों यूनिवर्सिटी वाले। तो हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमें किसान भाई हमारा उसी से परचेजिंग है, क्योंकि आजकल मार्केट में स्पोरियस सीड मतलब जिसको हम नकली बीज कह सकते हैं हिंदी में, वो बहुत है बाजार के अंदर। और वो ये कहते हैं हमारा BG3 है। हमने कई जगह ऐसा देखा है चौधरी साहब कि वो किसानों को ये कहते हैं ये BG3 सीड है, और वो क्या कहते हैं कि ये 1000 रुपए, वो 2000 का पैकेट बताते हैं, ये 2000 का पैकेट है, आप हमें 1000 रुपए दे दिए, आपका अच्छा हो तो आप 1000 रुपए दे देना, अदरवाइज मत देना। तो वो 1000 जो 200 रुपए का सीड है, वो 1000 में तो ऑलरेडी बेच गए किसान भाई को, हमारे को बेवकूफ बना के चले गए। ऐसा भी हमने सुना है बाजार के अंदर, किसान भाइयों से मेरी मुलाकात हुई है। तो हमारा बस कहने का मतलब है, जो ब्रांडेड कंपनी है, जो टेस्टेड है, उन्हीं का हमारे किसान भाई बीज खरीदें। रही गुलाबी सुंडी की जो समस्या है मेजर हनुमानगढ़ गंगानगर में, इसका समाधान कुछ नहीं। एक बार सुंडी टिंडे के अंदर बढ़ गई, उसको मारना भगवान के दर्शन के बराबर है, आप उसको मार ही नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि हमारे किसान भाई वीकली मॉनिटर करें, फेनावेन ट्रैप लगाएं खेत के अंदर, उससे जैसे इंडिकेशन आए आप इमीडिएट आपको उसमें स्प्रे करें। और इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसकी कोई और रोकथाम नहीं है मेरे हिसाब से। जो मेरा 30 साल का, मेरा कॉटन में 32 साल का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है सर। मैं नमिता जी आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो हर्बिसाइड हुआ BT3 पे, और ये लाल सुंडी BT4 पे हुई। तो एक तो RM सिंह साहब ये बता दें कि BT4 जब कभी आएगा तो वो हर्बिसाइड भी उसमें होगा, वो कंट्रोल का होगा या नहीं होगा उसका, वो 3 में ही रह जाएगा? वो एक्चुअली में क्या है सर, वो दोनों जीन डिफरेंट कंपनियों के हैं। वो तो उनका आपस में कोलैबोरेशन होता है या नहीं होता है, तब चलो ये 3 साल की बात की है, प्राइवेट पॉलिसी, ये नहीं हम कह सकते। मतलब कुल मिला के किसानों को सचेत रहने की। मैम नमिता जी, आप बायोटेक के हैं, इजराइल में बहुत काम कर चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी के तहत किसान को बिल्कुल सीधी भाषा में ये बताएं कि भाई आज की तारीख में 1st और 2nd चल रहे हैं, तो 3rd और 4th को लेने का कोई उद्देश्य बचता है, या मार्केट के लोगों को पनपाने का गोरखधंधा भी हो सकता है? किसान आखिर कहां उसको
क्योंकि मार्केट तो अपने वे में अपने तरीके से प्रचार करेगा, आच्छादित करेगा, बेचने की कोशिश करेगा, नकली भी लाएगा, अपने गुणगान भी गाएगा, सब है। इनके अंदर इतना जैसे हर्बिसाइड का कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे भी हम तो हर्बिसाइड नीचे डाल देते हैं पहले ही, तो वैसे ही हो जाता है कंट्रोल। हर्बिसाइड नहीं हो तो हम लेबर लगा के भी काफी हर्बिसाइड को कंट्रोल कर रहे हैं। सुंडी का कंट्रोल जो है ये हमारे लिए बताया, तो सर ने ये ट्रैप का बताया। सरकार की भी कोई योजना हो या हम बायोटेक्नोलॉजी के इस कंसेप्ट के अंदर कोई बहुत फर्क नहीं है फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड और क्यों लें, या लें तो जरूरी है कि नहीं इसमें विशेष बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमने 3 और 4 में कुछ ऐसा एक गुण यदि आपके पास आया हो, नहीं आया हो तो हम दूसरा हम ये भी चाहेंगे कि हमारे किसान साथी आपके वहां यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप के तौर पे हम चाहेंगे कि हिसार में हम यहाँ का डेलीगेशन जाए। हमारा NSCPM ग्रुप भी है, मनीराम जी उसको लीड करेंगे, सुखदेव जी हैं पंजाब से, वो भी आएंगे। और हम चाह रहे हैं कि इस जमेले को हम यहीं पूरा समझ लें। आज हमने वर्चुअल मीटिंग ली है, फिजिकल मीटिंग की भी तैयारी करेंगे। तो ओवर टू मैम नमिता जी, आप अपना उद्बोधन दीजिए। और हमारे किसान नेता राजू जी भी जुड़े हुए हैं इसके बीच में। तो हम चाहेंगे कि हमारे किसानों का आप जितना अलाउ करें, 10-20 लोगों का एक डेलीगेशन, और आपके जो भी एक्सपर्टीज लोग हैं जिनका टाइम एक आप दे दें, और हम अपने ओवन खुद के किराए से आएंगे, किराए से जाएंगे, और आपके वहां सिर्फ ये एक व्यवस्था और हमारी आपकी टेक्नोलॉजी को लेने के हिसाब से हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो ओवर टू मैम नमिता जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं दूसरे लोगों को लेता हूँ 1 by 1 और साथियों बाकी को भी जोड़ता हूँ। धन्यवाद हनुमान राम जी। जैसा कि डॉक्टर RM सिंह जी ने बताया कि डिफरेंट टाइप की सुंडी होती है। अब जैसे हमारी इम्यूनिटी होती है और हम कोई हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है, कोई लो टेम्परेचर, वैसे ही सुंडी के केस में भी आप कह सकते हैं कि अलग अलग कीट हैं, उनकी टॉलरेंस लेवल अलग अलग है। तो जो टॉलरेंस लेवल है उसके हिसाब से ही हमें आप बढ़ाते जाइए, और वो कीड़ों में बहुत तेजी के साथ इम्यूनिटी डेवलप होती है, बहुत तेजी से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। वो छोटी मोटी दवाई का उनको असर नहीं होता है जैसे, तो उसके अगेंस्ट होती है। वैसे ही जो बीटी टॉक्सिन है उसके अगेंस्ट इनके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो गई। और गुलाबी सुंडी है जो आपके फ्लावर के अंदर ही आती है और उसके अंदर एंटर कर गई, ऊपर से आप स्प्रे भी करेंगे तो भी उस पर इफेक्ट नहीं होगा, वो अंदर ही खाती रहेगी। उसके बाद जब वो प्यूपा बन जाती है तो वो एक तरह से डेड ही समझिए। वो प्यूपा बनने के बाद वो नीचे गिर गया फ्लावर, वो नीचे जमीन के अंदर अवेलेबल रहेगी। जब उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, उससे उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, एक स्टेज होती है, और वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने खेत में ट्रैप लगाने चाहिए, और ट्रैप लगाने से आपको पता चल गया वो ट्रैप के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। मीटिंग के पहले जो अंडा दे उसके पहले ही वो ट्रैप हो जाए, क्योंकि रात में ट्रैपिंग होती है उनकी और मेटिंग होती है, वही ट्रैप होके और वो पानी के अंदर आ जाए। तो डिफरेंट डिवाइस अभी अवेलेबल है मार्केट में, उनको किसानों को लगा देना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने ना तो BT3 को अलाउ किया है ना BT4 को, और बायो हजार्ड कमेटी की मेंबर भी हूं मैं उसमें आपके HAU में। इसके अलावा जो वो रिलीज करते हैं उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, एक तरह से जैसे आपने कहा, मैं बीच में थोड़ा कनेक्शन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाई। उसमें ये है कि प्लांट के अंदर जो बीटी टॉक्सिन है, जिस टॉक्सिन का इफेक्ट कीड़े के ऊपर होता है और वो मर जाता है उसकी पत्तियां खा के, तो उसकी क्वांटिटी पे रिसर्च हुई थी एडिलेड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ये पाया कि जो हम बोलते हैं कि पत्ते में होता है, पत्ते में हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इल्ली जो है वो पत्ते को ही सबसे ज्यादा खाती है, और पत्ते को खाएगी, जितना खाएगी उतना ही टॉक्सिन उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन जब स्टडी की गई तो ओवरऑल पूरे प्लांट के अंदर ही इक्वल क्वांटिटी में टॉक्सिन प्रेजेंट होता है। उसमें ये नहीं कि जड़ में कम होगा, प्लांट में तने में कम होगा, पत्ती में ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली खाता रहता है कीड़ा जो होता है इल्ली उसके लिए। तो जो रिलीज होता है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सॉइल के अंदर भी रिलीज होता है, और अभी तक जो उन्होंने स्टडी की है उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। बट उनको रिक्वायरमेंट है कि अनादर 4-5 साल तक वो कंटिन्यूअस स्टडी करें कि जो आपका सॉइल का आपका जो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा है उसके कंसंट्रेशन से, उसके अंदर तो कहीं जाके ये इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इसके अलावा कुछ और कीट पतंगे हैं जो कि फ्रेंडली कीट पतंगे हैं जो प्रेजेंट होते हैं खेत में,
उनके पॉपुलेशन पे तो इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इन सब की अभी कंप्लीट रिसर्च होना बाकी है, वो अभी कंटिन्यूटी में ही है, और जब वो आ जाएगी उसके बाद ही कोई आप ये मान के चलिए गवर्नमेंट एग्री होगी रिलीज करने के लिए, क्योंकि मधुमक्खी के ऊपर भी इनका काफी इम्पैक्ट आया था कि इसके कारण से वो हो जाता है। इसके अलावा ये लेटरल ट्रांसफर ऑफ जीन का भी कॉन्सेप्ट है कि जो आपने सीड ले लिया, आपने सीड लिया, उससे कुछ तो है आपका सीड जिसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है जीन्स को, क्राई जीन्स को, क्योंकि क्राई जीन्स की एक सीरीज है, उसमें एक जीन डाला, फिर 2 डाला, 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ जीन्स डाल के इंडस्ट्री वाले अपने आप को, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो किसान का प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, केवल आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ही। तो उसी तरह से इसको कैच किया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, और दे आर यूजिंग एज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो नए नए प्रोडक्ट डेवलप करके वो आपको नए नए सीड दे रहे हैं, 1 जीन डाला, 2 डाला, 3 डाला, क्योंकि उसके अंदर टॉलरेंस डेवलप होगी तो वो क्वांटिटी में ज्यादा जाएगा तो ज्यादा नुकसान देगा उसको, तो कीड़ा जल्दी मरेगा। जब तक कीड़े में टॉलरेंस डेवलप होगी तो एक और डाल दो जीन, तो फिर वो और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि इसका एनवायरमेंट पे किस हद तक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अभी आरएम सिंह साहब हैंड रेज कर रहे हैं। बात करते हैं जी। सर सॉरी, गलती से हो गया, गलती से हुआ है सर। ठीक है। हाँ बोलिए मैम। ग्लाइफोसेट की जो आप बात कर रहे हैं, तो ग्लाइफोसेट की ऑलरेडी अवेलेबल है रिपोर्ट्स की वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है और बहुत ज्यादा हेल्थ हजार्ड है, इसलिए उसको कम करने के लिए इंडस्ट्री वालों ने उसके अंदर ग्लाइफोसेट टॉलरेंस जीन डाल दिया है। पर यदि आप इनिशियल स्टेजेस में ही डाल दीजिए और उसको उतना आगे बढ़ने ही नहीं दे तो कोई उसकी आवश्यकता बहुत महसूस नहीं होती, क्योंकि ग्लाइफोसेट यदि जीन है उसके अंदर अवेलेबल जो कि उसको टॉलरेंस डेवलप करता है, और नेचुरली यदि एनवायरनमेंट में चेंज होके ट्रांसजेनिक डेवलप होते रहते हैं नेचुरली भी। जैसे आप स्वीट पोटैटो खाते हैं, आप ये शकरकंदी भी जेनेटिक मॉडिफाइड मानिए, लेकिन वो नेचुरली मॉडिफाइड है और स्लो मोशन में उसका चेंज हुआ है। और हम जो कर रहे हैं लैब के अंदर वो बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कोरोना किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट लाया है, वो किस लिए लाया, क्योंकि उसका होस्ट जो था वो खत्म कर दिया हमने, उसके होस्ट से ही उसमें फिर मॉडिफिकेशन अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, इमीडिएटली दे विल चेंज। तो इट मे पॉसिबल कि उसके ऊपर ग्रो करने वाला कोई वायरस ही हो। तो हम किसी भी चीज को एनवायरनमेंट में कंप्लीटली मेरा है एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंप्लीटली उसको वेनिश नहीं करना चाहिए, उसको नेचुरल तरीके से कंट्रोल करें, साथ ही साथ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज करें और बहुत तेजी के साथ इनको इम्प्लीकेशन ना हो इनका, ये मेरा मानना है। तो मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ। सीधी सादी खड़ी बात में हमारे किसान क्या सोचे कि क्या BT3 और BT4 यदि कोई आदमी प्रेशर डाल के या सरकार से अप्रूवल करवा लाए, चाहे बेयर हो चाहे मेंटेनेंस हो, कंपनियों के बहुत लंबे हाथ हैं जी, तो क्या हम किसान के लीडर या हम सोशल एक्टिविस्ट लोग विरोध करें या चुपचाप खड़े खड़े देखें? बेसिक बात क्या है इसके अंदर कहीं कि भाई बहुत ज्यादा ऐसा फायदा नहीं है, क्यों ठगे जा रहे हो, एक बात। दूसरा ये है कि नहीं चलो ये बात तो थोड़ा सा आपको फायदा मिल जाएगा, इसमें आपको हर्बिसाइड कम करनी है तो ले लो, हर्बिसाइड नहीं करना, सूंडी मान लो मरती नहीं हो, जब हमें ट्रेप में ही करना है तो सेकंड और फर्स्ट में क्या बीमारी, हम थर्ड को क्यों ले, क्यों इनको कंपनियों को पनपाएं, क्यों करें? ये हमारे जान में जो सोशल एक्टिविस्ट लोगों पे रहता है, एनवायरमेंट के लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये कहीं एनवायरमेंट को नुकसान करने के लिए कोई पंगा तो नहीं कर रहे हैं, कोई नई जीन आती है तो कहीं ना कहीं तो एनवायरमेंट के अंदर क्योंकि एक्टिविस्ट GSE का जो रिपोर्ट है वो भी कैसे बनता है वो हम थोड़ा सा उसको यहाँ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वहां भी प्रेशर की बात रहती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है, कॉर्पोरेट का प्लस पॉइंट रहता है, किसान का इतना पॉइंट रहता है। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा हमें आइडिया मामूली आप किसी कैपेसिटी में गवर्नमेंट के नुमाइंदे के नाते हम आपसे क्लियर बात नहीं चाहेंगे, लेकिन
थोड़ी सी हमें आइडिया इस बात की तरफ आप। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को भी अप्रूवल नहीं देनी चाहिए जब तक उसके प्रॉज एंड कॉन्सेस हमारे सामने कंप्लीटली पिक्चर ना आ जाए उसकी। अभी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सिंह ज्यादा बेटर बता पाएंगे कितने % तक रिडक्शन हुआ, क्योंकि उसका मुझे नॉलेज है कितने % रिडक्शन हुआ गुलाबी सुंडी से। बट एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट मेरा ये मानना है कि हमको बहुत तेजी से किसी भी चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसका हमें नुकसान और फायदे का कंप्लीट इवेल्युएशन ना हो जाए। जब कंप्लीट इवेल्युएशन हो जाए उसी बेसिस पे हम बोल पाएंगे कि हाँ ये आपने यूज करना है। और इट मे टेक्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 से 4 साल लग सकते हैं, तो उससे पहले अभी किसान को बहुत तेजी से अपने आप को चेंज करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक ट्रांसफर भी लेटरल ट्रांसफर भी होता है जीन का। तो उसमें क्या होगा, कहीं हमने तो क्या हुआ कि पर्टिकुलर टाइप के कॉटन में ही आप उसको लगा सकते हैं या ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। कुछ ही वेराइटीज को अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने, सबने अलाउ ठीक है नहीं। मैम, मैं थोड़ा सा आरएम सिंह साहब को लेकर के और फिर किसानों को लेना चाहूंगा, क्योंकि किसानों की जिज्ञासा शांत नहीं होती है, तो ये सिर्फ लेक्चर का मामला होगा, इसलिए अब आप लोग सुनेंगे। आरएम सिंह साहब, आपका हैंड रेज है, बाई चांस हो गया हो, नहीं हो तो अपनी बात को रखो, फिर मैंने जान के किया है, मैं बताता हूँ। ठीक है सर, बोलिए आप, फिर मैं पूनिया जी को हैंड ओवर करूंगा सेशन को, वो किसानों का ज्यादा जानकार हैं और वो आगे उनसे सवाल आपके बीच में रखेंगे, फिर आप क्लियरिफाई करेंगे, ये हमारा सेशन ओवर होगा। किसानों की बात नहीं आती है तो हमारा एक लेक्चर वन साइडेड हो जाएगा। आरएम सिंह साहब बात रखिए। जैसा डॉक्टर नमिता सिंह ने बताया कि पिंक बॉलवर्म से कितना नुकसान है, हमारे यहाँ किसान भाई बहुत से बैठे हुए हैं, उनको 2002 की स्थिति पता होगी शायद। 2002 में अमेरिकन बॉलवर्म ने पूरी फसल को, नरमे की फसल को खत्म कर दिया था। हमारे किसान भाइयों को, बहुत सारे लोगों को याद होगा 2002 में तो हमारे 10 किलो 15 किलो कपास एक बीघे में या एक किले में हुई थी 2002 में। लेकिन मीन टाइम हमारे पास जो बॉलगार्ड BG1 की टेक्नोलॉजी आई, BG2 की टेक्नोलॉजी आई, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम इंडिया में प्रोडक्टिविटी में सेकंड नंबर पे हैं आज की डेट में, जबकि उस टाइम हम पाकिस्तान से भी पीछे हुआ करते थे, हमारी 9वीं 10वीं पोजीशन हुआ। ठीक है, हेलो, कहीं पे थोड़ी साल पे फिर आउट हो जाए, थोड़ा बंद कर देना। क्या डिस्टर्बेंस? हेलो, हाँ चो साहब, आवाज नहीं आ रही है कुछ भी? हाँ सर बोलिए, मैं म्यूट हो गया था, मैंने सोचा दूसरों को म्यूट। हाँ बोलिए। 2002 की पोजीशन सबको पता है। उसके बाद BT टेक्नोलॉजी आने के बाद, BG1 BG2 टेक्नोलॉजी आने के बाद, और हम मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में बन गए एज ऑन टुडे। ऐसे ही जो यूएस है, यूएस का जो डेटा है, वहां पे भी 90% ऑल क्रॉप, जैसे सोयाबीन है, ब्राजील में भी है, वहां पे भी मतलब BT कॉटन टेक्नोलॉजी बहुत अडॉप्टेड है। हर्बिसाइड टॉलरेंस भी वहां पे चल रहा है, यूएस वगैरह में, ब्राजील में चल रहा है। लेकिन मैं सर थोड़ा सा मैं इंटरवेंट कर रहा हूँ सर आपको, कि हमारा डिस्कशन कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ प्रोडक्शन बेस हो, स्वास्थ्य, हमारी जमीन। मैं सर उस बात पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो जिस तरह से BG1 और BG2 टेक्नोलॉजी आई और हमारी किसानों की उत्पादकता बढ़ी, तो अब हमारी एक समस्या गुलाबी सुंडी की है। यदि हमारी इसकी टेक्नोलॉजी आती है तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा, और हमें इस चीज के लिए हमें सरकार पे उस पर दबाव बनाना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। रही बात BG3 की, BG3 का हर्बिसाइड टॉलरेंस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए जितना का हमारा BG4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुलाबी सुंडी से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इतना खरपतवार से हमारा ज्यादा नुकसान, खरपतवार तो हम मतलब मैकेनिकली या मतलब अपन खुद करके मैनुअली करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी गुलाबी सुंडी है ना, उसको हम स्प्रे से भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। उसका रीजन ये है कि वो गुलाबी सुंडी, जैसे मैडम ने बताया, डॉक्टर साहब ने, नमिता सिंह ने बताया कि फूल के अंदर बैठ गई, फिर उसको मारना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव कहता है कि गुलाबी सुंडी BG4 जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसान भाइयों के हित में रहेगा, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि वो प्रॉपर चैनल होना चाहिए, टेस्टिंग के थ्रू आना चाहिए, एकदम हरी नहीं होना चाहिए उसके लिए हमें।
ये मेरा कहने का। ठीक है सर। पूनिया जी, आप मुझे सुन रहे हो तो आप सेशन को कैरी ऑन करें, या किसी को आप जिसको भी आप मानते हो को, ताकि लोगों के सवाल एक एक मिनट में आए, ज्यादा लंबा नहीं हो, ताकि सर से हम उसका जवाब ले पाए। सर्वप्रथम तो मेरा खुद का ही सवाल है। वो सवाल ये है कि एक बात, क्या बीटी से ही उत्पादन बढ़ता है या नॉन बीटी जो है, क्या उसमें यदि आधुनिक तकनीक और विज्ञान की और तरक्की करके, मनीराम जी आगे बात के भाई, इससे बीटी से और किसी साथी को हो एक एक, सर आप नोट कर लीजिए, सारों के जवाब एक साथ दे दीजिएगा, एक का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ मनीराम जी आगे। हाँ हैंड रेज है, ये सन कुछ करके हैं। हाँ बोलिए सर, आपका मेरे पे चैनल पे मैं जोड़ने में लगा हुआ हूँ ज्यादा। जिसने हैंड रेज किया आप बोलिए, एक मिनट में अपना सवाल रखिए, फटाफट सवाल रख दीजिए सर के सामने, फिर हम दोनों को पैनलिस्ट से जवाब ले लेते हैं। हाँ बोलिए। हाँ माइक खोल दिया आपने, क्या संतोष है क्या? मैं आईडी में पढ़ नहीं पा रहा हूँ पूरी। हाँ बोलिए। क्या जी? हाँ बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। किसानों को इस बार हाँ आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है सर उसमें। चलो कपिल गोदारा हैंड रेज कर रहे हैं, कपिल जी आप बोलिए। मैं या तो उस सेशन में हो सकता हूँ, सबको करूँ, हैंड रेज वालों को ले। हाँ संदीप खोत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कपिल गोदारा और जयपाल पूनिया मेरे से जुड़े हुए, हैंड रेज है। आप कपिल गोदारा अपना सवाल रखिए फटाफट, माइक खोलिए, सवाल रखिए। सर आवाज आ रही? तो हाँ आ रही आवाज, रखिए आप। आ रही कपिल जी, आ रही है, फटाफट बोलिए आप। सर तो एक मिनट बस। हाँ बोलिए सर। सर किसानों को बीटी नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी भी लग रही है, क्या करें। जयपाल जी आप बोलिए, आप लोग आवाज कुछ कट कट के आ रही। जयपाल जी पूनिया बोलिए, या तो आप फोन पे किसी को हाँ बोलिए जयपाल जी बोलिए। नमस्कार जी सभी हाँ। डॉक्टर साहिबान को और बाकी सभी साथियों को। मेरा डॉक्टर साहब से, दोनों से, नमिता जी से भी और डॉक्टर साहब से भी ये एक सवाल है कि हम कहीं BT3 और BT4 लाने के चक्कर में जो हमारे साथ BT1 लेके आए थे, तो उस टाइम पे ये बताया गया था कि अमेरिकन सुंडी को खत्म करेगी। फिर हम तंबाकू वाली सुंडी आई और दूसरी जो सांठी वाली सुंडी थी वो BT1 पे लगी। फिर हम BT2 लेके आए, उसमें ये था कि आपको कोई भी सुंडी इसमें नहीं लगेगी। तो जब 2002 के बाद में 2005, 6, 7 में फिर मिलीबग ने इसको तबाह किया, फिर 2013, 14, 15 में सफेद मक्खी इसमें अटैक बहुत ज्यादा किया, और अब की बार हम देख रहे हैं कि अमेरिकन सुंडी भी BT के अंदर आई हुई है, BT2 के अंदर। तो कहीं हम अपने पुराने बीजों को छोड़ के नए बीजों के चक्कर में सवाल आ गया जयपाल जी आपका। संदीप जी आप अपना सवाल रखिए, मैं साथ समझते आपका। हाँ संदीप जी रखिए। नमस्कार सर। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। मेरा सवाल इनसे रिलेटेड ही है। हेलो। हाँ संदीप जी बोलिए, आप बोलिए। इससे रिलेटेड ही है सर मेरा सवाल भी है। जो देसी बीज है अपने, उन पे कोई किसानों को जागरूक किया जाए कि देसी बीज को तैयार कर सकते अपने स्तर पे। आपका सवाल आ गया कि इस बीज के चक्कर में हम कहीं खोने। और किसी सवाल का साथी का वो हैंड रेज करें। हाँ यशपाल जी बोलिए, यशनाल बोलिए आप। यशनाल है, नरेंद्र है, और एग्रीकल्चर और है, गुरमीत है, ये है। हाँ बोलिए यशपाल, यशनाल बोलिए। मैं फिर थोड़ा सा रुकूंगा, इनके सवालों का जवाब लेके 5 मिनट के बाद में फिर लोगों के पास आऊंगा। हाँ यशपाल जी बोलिए, यशनाल बोलो, माइक खोलिए प्लीज। चलो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ चलो गुरमीत गिल आप अपना बात रखिए। हाँ जी सर, मेरा तो नीता जी से ही है, जो ग्लाइसोफोर्ड के बारे में इसमें स्टडी हुई है ना,
ये इससे कहते हैं भी बांझपन औरतों में बढ़ रहा है और जो पुरुषों में दुष्टता बढ़ रही है और इससे कैंसर होता है, इसके बारे में बताएं हम। ठीक बात है। ये तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया वैसे, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर, ये आईडी से है वो साथी बोले। और किसी का हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सिंह साहब की पहले जो स्पीच थी वो सुन नहीं पाया स्टार्टिंग में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, BT1 और BT2 में गुलाबी सुंडी के प्रति कभी प्रतिरोधक क्षमता थी क्या? यही मेरा सवाल है। इनका जवाब आ गई बात। इनका चौथा जवाब मैं अभी दे देता हूँ। इनका जवाब अभी दे देता हूँ। BG1 और BG2 में आपने मेरा पहले वो सुना नहीं। BG1 और BG2 में गुलाबी सुंडी के लिए कोई वो जीन नहीं था उनके लिए। ये केवल BG1 अमेरिकन सुंडी के लिए था। BG2 स्पॉट एप्टोरा जो घोड़े की तरह सुंडी चलती है, पत्ते खाने वाली सुंडी है, उसके लिए था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही पूछना चाहता मैं। चलो हाँ, एक हरलाल जी विष्णु जड़े, आप माइक खोलिए सर। हरलाल जी विष्णु अपना कोई सवाल रखिए कपास के बारे में। हाँ अमरचंद जी, आप माइक खोलिए मत, सीधा हैंड रेज करिए। अमरचंद जी बोलिए। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, जो ये बीटी नरमा ना, इसका ये इसमें मिलावट बहुत ज्यादा है 2 साल से। वैसे BT 3 साल पहले अच्छा हुआ था, इन्होंने मिलावट कर दिया कंपनियों ने आपसरी में। ठीक बात है। तो मैं अब आप लोगों को यही रोक करके और सर एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जो BT बाजार से लेते हैं, क्या गारंटी है कि ये मतलब BT का ही बीज है? उसकी प्रमाणिकता कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सही बात है। ठीक बात है। सिंह साहब, आपका ये लास्ट सवाल रहेगा, उसके बाद में सेकंड सेशन के सवाल लेऊंगा। राजू सिंह, राजू जी आप बोलिए। ये हमारे किसान नेता है, संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, ये पूरी टीम लीड कर रहे हैं, मनीराम जी और राजू जी भाई। तो हाँ राजू जी, आप सवाल रखिए, फिर मैं ब्रेक देकर के और हमारे पैनलिस्ट से जवाब लेकर के फिर सेकंड सेशन चलाऊंगा। राजू जी। साथियों, जय किसान। साथियों, 2 धाराएं चल रही हैं। एक तो ये है कि देसी बीज बचाया जाए और दूसरी चल रही है BT सीड वाली। लेकिन जो सिंह साहब ने कहा कि मेरा भी खदशा था, और मैंने परसों स्पीच में बोला भी था कि 2002 में सुंडी ने हमारी कॉटन खत्म कर दी थी। जो किसान की चिंता यह है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, हमारी मुख्य फसल खरीद की कॉटन ही है। अगर हम BT नहीं बोएंगे तो दूसरा सीड बोएंगे, तो उसका क्या मतलब हो ना हो, क्योंकि पहले बिल्कुल पिट चुका है। और नमता जी ने बोला था, अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई कि BT से एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि जो हम फसल बो रहे हैं उसकी यील्ड क्या आएगी, उसकी आर्थिकता क्या होगी। इस विषय में मेरी एक बात हुई मजराम जी से। लेकिन जितना मैं लेक्चर सुना और अगल बगल से पता किया, अभी तक आज तक ये स्टडी नहीं आ पाई कि BT सीड से एनवायरनमेंट में क्या नुकसान है, किसान को क्या नुकसान है। लेकिन हमारी चिंता वाजिब है। जब BT4 BT3 US में चल रहा है, पिंक वॉल्वर पे वो प्रभावी है, तो हमारे देश की सरकार ने इतनी देरी क्यों की, और हमें इस पे क्या काम करना चाहिए और क्या मांग करनी चाहिए, ये मेरा चिंता का विषय है। ठीक है सर, सवाल आ गया। मैं अब दोनों पैनलिस्ट को ले लेता हूँ। एनवायरमेंट की बात के ऊपर भी कोई डेटा हो तो हमारे किसानों को बता दें, और किसानों को ये भी जानकारी दे दें कि ये BT3 और BT4 का प्रोडक्शन के अंदर कोई ज्यादा नहीं है। जीन मारने के अंदर एक हार्बिसाइड को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा एक सुंडी को कंट्रोल कर रहा है, और जेनेटिक मॉडिफाइड से कुछ बढ़ रहा है, ऐसा कुछ माना गया है। तो मैं चाहूंगा कि आर्यन सिंह साहब, आप जो भी आपने अभी सवाल सुने लोगों के, तो शॉर्ट में एक अपना बात को रखें। सिंह साहब। ठीक है, मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। एक तो अभी उन्होंने जो क्वेश्चन किया एनवायरनमेंट की स्टडी का, BT कॉटन रिलीज होने से पहले सॉइल सैंपल, बिनोले भैंसों को खिला के, ये सब स्टडी होने के बाद ही अप्रूवल मिला है। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे एनवायरनमेंट टेस्ट करने के बाद ही इन चीजों को अप्रूवल दिया है। GSE ने जेनेटिक ऑलरेडी टेस्टेड है, और ऑल पेपर आर डॉक्यूमेंटेड। ये सारे पेपर डॉक्यूमेंटेड है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको। नंबर 2 देसी बीज का है कि देसी बीज हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा। देसी बीज जितनी भी वेराइटियां रिलीज होती हैं देश के अंदर,
उन सबका बीज एक NBPGR दिल्ली में है, नेशनल ब्यूरो रिसर्च एंड रिसोर्सेज, वहां पे इनका सबका बीज रहता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी जिस बीज को, देसी बीज को निकालती है, उनके पास उनका बीज रहता है और वो मल्टीप्लाई करते हैं, हर साल रिन्यूअल करते हैं। तो हमें ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हमारी जो भी वैरायटी या जो भी हाइब्रिड निकला है वो विलुप्त हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि उसको कृषि विश्वविद्यालय को उनको रखना होता है, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। दूसरा, ये मिलावट वाली बात एक हमारे किसान भाई ने की, वो बहुत सही करी है। पहले क्या था, आप जब बीटी बीज का पैकेट लेते थे तो उसमें एक छोटा सा पैकेट अलग से आया करता था, वो होता था नॉन बीटी, और वो नॉन बीटी होने की वजह से किसान भाई हमारे क्या करते थे, उसको फेंक देते थे, बीटी का बिजाई कर देते थे, है। ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, हमें वैसे इस प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं चाहिए। तो वो जो हाइब्रिड होता है, जैसे सपोज हमारा हाइब्रिड एक्स हाइब्रिड है, तो नॉन बीटी का भी हमारा एक्स हाइब्रिड होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैंने सुना, बट आई एम नॉट श्योर, उसको ऑडिट नहीं करना, कुछ कंपनियां करती हैं कि नॉन बीटी वैसे ही भर देती हैं उसको, है ना, और वो एक्स हाइब्रिड डुप्लीकेट हाइब्रिड नहीं होता नॉन बीटी वाला, तो वो हमको क्या लगता है कि ये दूसरी तरह का पौधा है और ये मिलावट है। इस तरह से किसान भाइयों को मिलावट लगती है, और वो सही बात है, मिलावट होती है उसके अंदर। और तो वो क्या है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि आपको 10% बीज उसके अंदर मिक्स करके ही रखना है, क्योंकि किसान बाहर फेंक देता है, उसकी बिजाई नहीं करता। जैसे कि डॉक्टर नमिता सिंह ने बताया कि उससे टॉलरेंस लेवल डेवलप हो जाती है जब हम नॉन बीटी नहीं लगाते, तो वो हुआ मिलावट की। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा नमिता जी को ले रहा हूँ यहाँ। नमिता जी, आप ये बताइए कि हमारे वो किसान नेता राजू जी ने बात उठाई, GESC का जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अप्राइजल कमेटी है, उसके मामले में ये रिपोर्ट आती है और ये कहा कि भाई पड़ता कि नहीं पड़ता, वो टेस्ट करते हैं, ये बात तो फैक्ट है। GESC के अंदर हमारे कौन कौन लोग हैं, किसान, या यूं समझो कि हम, क्योंकि ये बायोसेफ्टी का कंसेप्ट आ रहा है, जो कार्टिजिना समझौता था उसका कंसेप्ट आ रहा है बायोसेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक मॉडिफाइड, क्योंकि दो धाराएं चल रही है, एक जेनेटिक अलाउ कर रहे हैं, एक जेनेटिक पर्यावरण इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे मामले में GESC ऐसी इंस्टीट्यूट है जो अपने अपने बीच में वो रखते हैं। तो क्या इसके अंदर हमारे किसान ये जानना चाहेंगे कि GESC के अंदर कौन कौन लोग हैं जो इसको ठप्पा लगाते हैं कि दिस इज सेफ्टी पॉइंट ऑफ एनवायरनमेंट के हिसाब से और ओके है, सेफ्टी के हिसाब से ओके है, कार्टिजिना समझौता के हिसाब से, क्या इसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था भी है जो किसानों के प्रतिनिधि इसमें जोड़े जाने की कोई मांग करें हम GESC में, या एनवायरनमेंट के जो लोग हैं इनमें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें ताकि राजू जी का हमारा फंडामेंटल इस मामले में क्लियर हो जाए। फिर मैं सेकंड सेशन में लोगों के सवाल ले लेता हूं, जो भी मेरे सामने सवालों की लिस्ट आएगी उनको मैं ले लूंगा। अभी संदीप का हैंड रेज है एक मेरे सामने, और बाकी का हैंड रेज कर दें जिनको भी सवाल रेज करना है वो कर दें। सेकंड सेशन में नमिता जी ऐसी थोड़ी सी जानकारी हमें कर दें। ओके, सबसे पहले तो मैं आपका आंसर लूंगी। पूनिया साहब ने पूछा था क्या इससे बीटी के कारण उत्पादन बढ़ता है, तो बीटी के कारण कोई उत्पादन नहीं बढ़ता है, बस आपका लॉस कम हो जाता है, क्योंकि उसमें सुंडी का प्रकोप नहीं होता, तो जो लॉस सुंडी से होता है वो है। जो वैरायटी है, वैरायटी का जो उत्पादन का फिक्स किया गया उतना ही होता है, तो जो आपका लॉस है वो कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हैं कि आपका उत्पादन बढ़ गया है। ठीक है जी। फिर उसके बाद BT3 BT4 का ओरिजिनल वो देसी सीड का सिंह साहब ने आंसर दिया है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। एंड BT1 BT2 का भी आप आंसर दे चुके हैं। और फिर आती है कि जो कंट्रोल की बात आती है, तो हम नॉर्मली हमारी जो मेथड रहती है वो डिफरेंट मेथड अप्रोचेस होती हैं। एक तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होती है जिसमें हम बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज को। दूसरा मैकेनिकल कंट्रोल होता है। मैकेनिकल कंट्रोल में जैसे आपने ग्लाइफोसेट का बोला, आप खरपतवार उखाड़ के खत्म कर दीजिए, ठीक है ना, और आप जो भी आपकी सुंडी है जिसमें आपको लगता है कि इन्फेक्टेड है उसको आप काट के उसको खत्म कर दीजिए, या उसको तोड़ के उसको फेंक दीजिए, जला दीजिए। जलाने से ही वो खत्म होगा। अंडा जब ही खत्म होगा 5 से 7 उसके ऊपर वो अंडा देता है,
मैकेनिकल कंट्रोल या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक सिलेक्शन का आया है, या तो आप ट्रैप लगा दीजिए। दूसरा क्या है कि इसके कंट्रोल का जो अल्टरनेटिव कंट्रोल मेथड आई है उसके अंदर इसकी मेटिंग के लिए स्टेराइल मेल इंसेक्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेराइल मेल इंसेक्ट्स को डेवलप करते हैं। जो मेटिंग भी करते हैं वो एग लेंग भी होती है, बट जो अंडा देती है उससे अंडे से लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अंडे से लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसका कंट्रोल कम हो जाएगा, तो नॉर्मली उसको रिलीज कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में, जो ऑलरेडी ये इस तरह के मैक्सिको में और यूएसए में इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा चुकी है कि आप एक स्टेराइल मेल डेवलप कीजिए ट्रांसजेनिक फॉर्मेट में, तो 100 200 जितना भी हो गया, 100 आपको लगता है मेल चाहिए 200 को मैचिंग करने के लिए, तो आप 200 मेल उसमें कर दीजिए, तो परसेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ बायोसेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने यदि पेस्टिसाइड डाल के सूंडी को कंट्रोल किया है, मैकेनिकल साइड छोड़ दीजिए, बायोसेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्टिजना का जो अपना समझौता है उसके अंदर क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज के अंदर बायोसेफ्टी के अंदर हमारा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऐसा एनवायरमेंट के लोग, मनीराम जी और एनएससीपीएम ग्रुप के लोगों का मानना है। एक किसान वर्ग है जो सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड है, इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करें। आप जब भी जो भी कुछ करती है उसमें बायोसेफ्टी रेगुलेशंस काम करते हैं। बायोसेफ्टी रेगुलेशन एक तो आपके इंस्टीट्यूशन के बेस पे होती है, जो भी इंडस्ट्री हुआ या कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके पास एक बायोसेफ्टी रेगुलेशन के होता है, उसमें एक मेंबर होता है जीबीटी का, बाकी आपके इंटरनल मेंबर होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हों, वो उसको प्रॉपर इवेल्युएट करते हैं। जब वहां से अप्रूव हो जाता है तो वो आगे जाता है स्टेट लेवल पे, स्टेट से फिर नेशनल लेवल की, तो हर लेवल की कंप्लीटली मॉनिटरिंग होती है। उसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स रहते हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं, उसके रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं, कंप्लीट प्रेजेंटेशंस होते हैं। और बायोसेफ्टी रेगुलेशन का जहां तक बात आता है उसमें बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इन्वॉल्व है, और बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ना ओनली आपके हैजार्डस और इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट को देखता है, उसके डाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको भी स्टडी करता है। उसकी स्टडी के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, जब तक आप वो फॉलो नहीं कर लेते, वो कंप्लीट नहीं कर लेते, आपका सीड यदि किसी भी तरह का आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डेवलप करते हैं तो उसको गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती। उसके जितने हैं प्रॉज एंड कॉजेस देखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बीटी का जो हुआ था इनिशियली, उसके ऊपर BT4 का जो है वो अभी कि जो आप रिलीज कर रहा है टॉक्सिन वो सॉइल के अंदर जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपके बोलना चाहिए मित्र जीवाणु हैं उनको ही इम्पैक्ट पड़ रहा हो, वो खत्म हो रहे हो, या मित्र कीट हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एनवायरमेंट वाले चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेन बात एनवायरमेंट वाले ये बात चला रहे हैं कि मित्र कीट मार के आप इन शत्रु कीटों को जिंदा रख के कौन सा प्रोडक्शन ले रहे हैं, ये बात है। मैं अब हैंड रेज है जिनको ले लेता हूं सेकंड सेशन में। संदीप आप अपनी बात को रखिए शॉर्ट में, और इसके बाद में शुभम प्रताप है, और उसके बाद में हनुमान राम बेड़ा है। 3 मेरे पास में हैंड रेज है। संदीप अपनी बात शॉर्ट में रखिए। बजिंदर बेनीवाल की 4थे नंबर पे है। संदीप बात रखिए फटाफट। संदीप शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके वहां, पहले भी आप आए थे। शुभम प्रताप संदीप जी आप अपना वीडियो बंद करके फिर बात करिए, फिर आ जाएगा। नेटवर्क वीक है तो आप अपना वीडियो बंद कर दिया मैंने। हाँ जी सर, कर दिया वीडियो बंद। हाँ बोलिए सर। अभी मेरा सवाल यही है कि अभी मतलब जो खराब हो रखा है नरमा, मैंने मतलब 70 एकड़ में नरमा लगा रखा है, तो खराब हो रखा है, तो उसका कुछ पॉलिसीज वगैरह है क्या, ऐसी कुछ रिकवर हो सकता है क्या मेरा, क्योंकि पूरा नुकसान हो रखा है। एक भी टिंडा ऐसा नहीं है जिसमें गुलाबी सुंडी। चलो ठीक है, सवाल आ गया। शुभम प्रताप सिंह आपका क्या? नमस्कार सभी सर को। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर सभी जो है वो BG3 या HPBT की तरफ जैसे दौड़ रहे हैं या उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें सर जैसे प्रोज हैं उनके साथ साथ जैसे कौन भी है कि जो मतलब आप ग्लाइफोसेट है वो डालोगे तो सर क्या इससे जमीन बंजर नहीं होगी, क्योंकि किसान तो हल्का रास्ता जो है सही रास्ता वो मतलब सही रास्ते को छोड़ के जो शॉर्टकट होगा वो पकड़ेगा।
ठीक बात आ गई। हनुमान जी बेरा आपकी बात रखिए। हनुमान बेरा माइक खोलिए, तुरंत अपनी बात को रखिए। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आगे बढ़ता हूं। हनुमान जी आप माइक खोलिए। हेलो। चलो, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलो हनुमान जी बोलिए, आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर नमस्कार। हमारे कपास है उसके अंदर वो पूरी मतलब वो पीला पिन आ गया और पत्ते झड़ रहे हैं और इसमें वो सुंडी है क्या है, टिंडे में छेद हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक बात आ गई। बजेंद्र जी बेनीवाल आप अपनी बात को रखिए, फिर नरेंद्र जी राण है, फिर गुरचरण सिंह सिद्धू है, 3 पैनल है। हाँ बजेंद्र जी रखिए अपनी बात को। सिंह साहब आप नोट करिएगा ये पीले वाली बात जो भी कह रहे हैं। बजेंद्र जी आप माइक हाँ खोलिए। बजेंद्र जी खोलिए अपना माइक फटाफट। काफी साथी जुड़े हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। जब गुलाबी सुंडी के प्रति इसमें कोई प्रतिरोध क्षमता थी नहीं बीटी में, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि जो रेफ्यूजिया मिक्स नहीं किया था, या भी इसमें प्रतिरोध क्षमता रेफ्यूजिया मिक्स ना करने की वजह से आ गई? सर जब कोई इसके प्रति गुलाबी सुंडी का जीन भी नहीं था तो इतने साल ये कैसे टिकी? और आप बता दीजिए। ठीक बात है, ये आपकी बात आ गई। नरेंद्र जी राण अपनी बात को रखो। नमस्कार सर। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। बीटी में तो बहुत ज्यादा गुलाबी सुंडी है, पर जो नॉन बीटी है बयानी के नाम, हाँ पर हरे वाली जो अमेरिकन सुंडी बोलते हैं वो है, थोड़ी बहुत है, वो भी थोड़ी बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन बीटी बहुत अच्छी कंडीशन में है अभी तक है। तो ठीक बात है। गुरचरण सिंह जी सिंधु बोलिए, नॉन बीटी वर्सेस बीटी का कंपैरिजन आर.एन. सिंह साहब बताएंगे। हाँ गुरचरण सिंह जी सिंधु बोलिए। हाँ सिंधु साहब माइक खोलिए फटाफट। आप जो भी हैंड रेज करे वो माइक का पहले ध्यान करे कि मुझे नाम आते ही मुझे कहना। समय बचे, ज्यादा लोगों को हम सवाल ले पाए। गुरचरण सिंह जी, चलो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। बलवीर जी बादू। हाँ और कोई किसी का सवाल हो तो, वरना मैं सेकंड सेशन आर.एन. सिंह साहब के पास जाकर के फिलहाल बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। सर इस बार हमारे कुछ इलाके में बीटी है, नरमा है, नॉन पेस्टिसाइड मैंने खेती की है, पेस्टिसाइड डाला भी नहीं है। तो एक साइड तो सुंडी नहीं है हमारे खेत में, और दूसरी साइड है ना जबरदस्त सुंडी का टेक है। पेस्टिसाइड भी डाला है उन किसानों के भी है और नॉन पेस्टिसाइड का किसानों के भी है। नहीं, पेस्टिसाइड वाली में है या पेस्टिसाइड वाली में नहीं है? दोनों में। सवाल क्लियर कर। दोनों में नहीं, आप कह रहे हैं एक जगह नहीं है। एक जगह नहीं है, तब तो फिर एक साइड है ना, दूसरी साइड खेत है उसमें नहीं है। हाँ इसका मतलब कोई पेस्टिसाइड डालने का मकसद करते हैं। मंदिर जी कौन अपने बात मैंने देर खरीदा ही नहीं। दुकान पर। हाँ संदीप जी बोलिए। हाँ बोलिए। एक मेरा ये था ना, अभी एरिया स्पेसिफिक भी है जी, जैसे ये बता रहे हैं ना, एरिया कुछ पर्टिकुलर एरिया में है और कुछ में नहीं है। कोई अगेती बिजाई में है, कहीं पछेती बिजाई में है जी, ऐसा भी है। कुछ क्लाइमेट का फर्क भी बहुत ज्यादा है जी। राम जी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जो BT3 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, BT3 हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रकबा जितना है किसान के पास बहुत कम है, और वो मैनुअली आपका जो है वीड को निकाल सकता है। ये BT3 जो हर्बिसाइड टॉलरेंस है, ये अमेरिका या जो बड़ी कंट्री में किलोमीटर के फॉर्म्स होते हैं, बहुत लंबे फॉर्म्स होते हैं, उनके पास मजदूर नहीं है अवेलेबल, तो वो तो उनके लिए ये BT3 ज्यादा यूजफुल है बनिस्बत की हमारी कंडीशन के हिसाब से। तो मैं तो ये कहूँगी किसानों को BT3 की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। वो अपना मैनुअली उसको मैनेज करें, किसी तरह खरपतवार को निकालें, और BT3 पे जो एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत क्या है? वहां तो स्प्रे होता है, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से स्प्रे करते हैं, इतने बड़े बड़े फील्ड हैं, उनके लिए इसकी उपयोगिता है, हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है BT3 की। एक बात और
सही बात है। संदीप खोत अपनी बात को रख दो, सुधीर मेहता जी रख दें, फिर मैं सेशन को एक बार क्लोज कर रहा हूं, फिर बाद में सेकंड है। संदीप बात रखिए अपनी। सर मेरा बीज के रिगार्डिंग है सर। हाँ बोलिए सर। यही है ना, भी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का बीज मिले। कुछ एरिया, स्पेसिफिक एरिया में तो कॉटन अब की बार भी हो रहा है जी, और जहाँ ये मतलब ये अपना नेटिव जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो इधर का एरिया है जी, वहाँ पे नहीं है अब की बार, लगभग खत्म है जी। चलो सुधीर मेहता जी अपना सवाल रख दीजिए, फिर मैं आरएन सिंह साहब के पास जा रहा हूँ। मैं फतेहाबाद से हूँ जी सुधीर। मैंने 2 एकड़ बिल्कुल पेस्टिसाइड नहीं डाला, जिसमें दलाल गोलियां ये स्प्रे करें, उसमें सुंडी नहीं है, बाकी में है। और मैंने अभी पाकिस्तान का फोटो भेजा है इसी ग्रुप में, मास्टर जी नेचुरल ग्रुप में। पाकिस्तान में 50 मन से भी ऊपर हो रही है कॉटन, कैसे हो रही है उनका फोटो भेजे हैं वहाँ के। मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ PQN के में। हाँ पिकनिक के नाम से ग्रुप है। हाँ जी, वो देखो मैंने फोटो भेजे उसके। चलो और ये वो एक मेथड है उनका, अभी तक तो है नहीं जी मेरे को, बिना पेस्टिसाइड वाले में। हाँ वो सरकार जब अपन मनीराम जी आप सवाल रख दीजिए, फिर अपने लेते हैं। मनीराम जी अपना क्वेश्चन रख दीजिए। सवाल व्यवहारिक है। मेरे खेत में वर्तमान में बीटी नॉन बीटी दोनों बोया हुआ है, और दोनों में प्रकोप जो नॉन बीटी में है वो नाम मात्र का है, बीटी के अंदर है। लेकिन बीटी में दूसरे जो मेरे पड़ोसी खेत है उनसे मेरे खेत में कम है, क्योंकि मैं 10 सालों से कोई केमिकल खेती नहीं कर रहा हूँ, कुदरती खेती कर रहा हूँ। नंबर तीसरा, उसको बेड पे लाया हूँ, सारी खेती बेड के ऊपर है, और बेड पे बिना बेड के ऊपर जो खेती है उसमें भी इन लोगों के अंदर अंतर है। ये यहाँ सामने प्रैक्टिकल में ठीक है मनीराम जी, आपकी पिकनिक खेती के कंसेप्ट पे आप बात कर रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से। आज सिंह साहब आप बताइए, राजू जी अपनी बात को रख दो, फिर हम ले लेते हैं। कुछ प्राकृतिक खेती पाकिस्तान के एक पिकनिक नाम से खेती है, वो कुछ लोग गंगानगर के लोग कर रहे हैं। आप आरएन सिंह साहब और नमिता जी कभी टाइम निकाल के इसको खेती को भी देखो, क्योंकि हम भी उसको देखने गए थे, तो कैसा क्या है उसके अंदर कोई विशेष बात है। मल्चिंग करके और बेड बना करके और कैपिलरी एक्शन से पानी को पहुंचा करके, और बहुत सस्ते के हिसाब से ये लोग लेते हैं। और उन्होंने एक वो आरिफ सर हैं, वो उनके वीडियो भी है लोगों के पास में। हाँ सिंह साहब आप बताइए। राजू सिंह सर अपना बताइए। मेरी खेती बेड पे है, मैं भी जहर नहीं यूज करता। मेरे को 23 साल हो गए, मैंने धरती में जहर नहीं मिक्स किया, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि वो टोटल ऑर्गेनिक है। हल्का फुल्का जैसे मूंग पे सुंडी पड़ती है, लट पड़ती है, स्प्रे करता हूँ। लेकिन जो मनीराम ने बात कही ना, नॉन बीटी में भी है बीटी, बात ये है साहब, मैंने कई फार्म देखे हैं, नॉन बीटी में भी सुंडी है और बीटी में भी सुंडी है। हमारी समस्या सुंडी है, और दूसरी ये चिंता इस बात की है कि एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। अभी तक जो ऊपर एक्सपर्ट ने बताया, एक्सपर्ट की ये बात निकल के आई है कि इस बीटी सीड से एनवायरनमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी जांच हुई है, सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? जब बीमारी नहीं होगी, पौधा स्वस्थ होगा, तो खुद ब खुद प्रोडक्ट ज्यादा देगा, प्रोडक्शन ज्यादा देगा। 2002 में नॉन बीटी सीड की बड़ी इतनी लट आई थी, बर्बाद हो गए थे। और आज भी जिन लोगों ने नॉन बीटी लगाया है उनके लट है। और तीसरी बात, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, हम फील्ड टू फील्ड वेरी करेंगे। मेरे फील्ड में क्या हो रहा है दूसरे फील्ड पे नहीं हो सकता। मेरे लट है या नहीं है, दूसरे में उसी बीज पे है, मेरे में उस बीज पे नहीं है। ये बहुत चीजें वेरी करती हैं। हम एक बात को लेकर नहीं चल सकते कि नॉन बीटी में लट नहीं आएगी या बीटी में लट नहीं आएगी। चलो ठीक है राजू जी, आपकी बात आ गई। अब मैं सर प्लीज लेट मी फिनिश विद 30 सेकंड्स। जो BT4 है, अगर BT4 पिंक बॉलवर्म भी है, उस पे पिंक बॉलवर्म नहीं आती, तो मेरे को साइंटिस्ट महोदय एक बात बता दें, हमें बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए, बस ये बात है। एक निवेदन मैं भी करूँ। ठीक है सर आरएन सिंह साहब आप लीजिए अब सेशन को। मैं अभी सबके माइक म्यूट कर रहा हूँ सबके। हाँ म्यूट कर दीजिए। मैं सर मेरे बात रखने दो ना सर, मैं बात रख रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरे को बाहर जाना है, मैं थोड़ा मेरे को बाहर जाना है, मैं थोड़ा कंक्लूड कर रहा हूँ आपको। इसमें 2-3 चीजें निकल के आई जो हमारे किसान भाइयों ने बात पूछी। एक तो ये है कि बीटी और नॉन बीटी का कंफ्यूजन हो रहा है हमारे किसान भाइयों को।
तो मैं किसान भाइयों को यही राय देना चाहता हूं कि आप बीटी भी लगाओ और नॉन बीटी भी लगाओ। नॉन बीटी सीड वेराइटी हाइब्रिड मार्केट में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और ना ये हमारा बीज विलुप्त हो रहा। दूसरा हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि कोई भी बीटी लगाओ चाहे नॉन बीटी, सपोज आपको 10 बीघा लगाना है तो 2-2 बीघा हर वेराइटी के आप लगाइए, क्योंकि एक बार वो कोई चीज नकली है या फेल हो गया तो आपको पूरा नुकसान नहीं होगा, वो कंपनसेट करेगा ना। नंबर 3, जो येलो पत्ती हो रही है, लीफ हो रही है, वो ज्यादातर हमने अभी जो देखा है गंगानगर हनुमान एरिया में हो रही है, वो एक्चुअली में बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि या तो जिस खेत में बिल्डिंग हर साल आ रही है तो 1-2 साल नरमे की खेती उसमें लगाना छोड़ दें, गुआर लगाएं या पल्सेस लगाएं, दलहनी फसलें लगाएं, तो उसके बाद वो चीज समस्या खत्म। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये सॉइल बोर्न डिसीज है, ये जमीन के अंदर से बीमारी होती है, ये बीज की कोई बीमारी नहीं होती है। नंबर 3, जो BG4 की जो बात अभी हमारे किसान भाई कर रहे थे, ये BG4 का पिंक बॉलवर्म का है, ये तो हमारे भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको परमिशन देते हैं, कैसे नहीं देते। ना तो ये हमारे हाथ में है, ना ये आपके हाथ में है, ये तो भारत सरकार के हाथ में है। यदि हमारे किसान भाइयों को ये लगता है कि गुलाबी सुंडी आती है, गुलाबी सुंडी बचाने का हम किसान भाइयों से एक मेरा अनुरोध है, सबसे ज्यादा गुलाबी सुंडी उस खेत में होगी जहां पे लोगों ने बंसटी रखी होंगी अपने खेत में। वो बंसटी जो होती है, जो नरमा काट के मेड़ों पर रख लेते हैं, वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है कि बंसटी काट के खेत के नजदीक बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि उसके अंदर इल्ली बनी रहती है और जब उसे एनवायरमेंट अनुकूल मिलता है वो इतनी जल्दी से मल्टीप्लाई होती है कि वो हमारे खेत को पूरे को समाप्त कर देती है। और वो जब वो एक खेत में आ गई तो वो पड़ोसी के खेत में भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे खेत में रहेगी, वो पड़ोसी के खेत में भी जाएगी। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। बात बीज की है और बीमारी की है कि इस खेत में सुंडी आई, उसमें आई। आजकल हमारे किसान भाई बड़े बड़े जमींदार हैं, स्प्रे करने के लिए सीरी वगैरह जाते हैं, उन्होंने कितनी दवा डाली है, कितना स्प्रे किया, ये भी इस पर निर्भर करता है। सर एक बंसीलाल जी हैंड रेज कर रहे थे, बीच में रह गए। बंसीलाल जी अपना तुरंत जवाब दे दे, सर को जाना है, मैं फिर नमिता सिंह जी के पास ही अपना सेशन चलाऊंगा। बंसीलाल जी कुछ कह रहे थे, आप अपना माइक खोलिए, रातों रात बताइए क्या कहना चाह रहे थे। सर हमने नहीं, इस बार जो पिकनिक पर मैंने नरमा बोया था ना, उसमें गुलाबी सुंडी है। गुलाबी सुंडी तो इसका गुलाबी सुंडी राजस्थान के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रकोप है। ये पहले क्या था कि इससे 2 साल पहले ये जींद के एरिया में बहुत था, जहाँ जिनिंग मिल थे। आपके एरिया में जिनिंग मिल है क्या उस साइड में? हाँ है, आदमपुर में है। हाँ, तो वही कारण है। उसमें कारण क्या है कि वो जो बिनोले हैं वो गुजरात से आते हैं, गुजरात में पिंक बॉल मार होता है, वो वहां मल्टीप्लाई इली होती रहती है और वो माइग्रेट खेत में कर जाती है। इसका मेन कारण ये है। ठीक है, अब सर ठीक है, धन्यवाद आपको। जैसा भी टाइम मैनेज कर पाए तो हम 15 वैसे 20-25 मिनट का ही सेशन है, क्यों 1:02 पे हम ओवर कर देते हैं। एक विजेंद्र जी बेनीवाल ने हैंड रेज किया है, कुछ बात कहना चाहेंगे विजेंद्र जी? सर जो मैंने सर सवाल पूछा था कि अगर उसके गुलाबी सुंडी के प्रति जब कोई जीन ही नहीं था तो इतनी साल कैसे टिकी रहेगी? हाँ, और अब बीज मिक्सिंग को और इन चीजों को रिफ्यूजिया ना लगाने को क्यों दोष दे रहे हैं सर ये? और एक सवाल और है सर, जैसे पिकनिक मेथड है या कोई बिना पेस्टिसाइड का मेथड है, उसमें भी कोई पिंक का आने का फर्क रहता है या नहीं रहता है सर? बेनीवाल साहब, 2002 में अमेरिकन सुंडी आई, आपको पता था इतनी ज्यादा आ जाएगी? ये तो उसके एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किस मौसम में क्या आता है। अब पिछले 2-3 साल से जो हमारी गुलाबी सुंडी के अनुसार, क्योंकि अमेरिकन सुंडी तो खत्म हो गई, तो अब वो प्रकोप गुलाबी सुंडी पे हो गया। मैं आपको और भी एक बात बताना चाहता हूं, यदि हम गुलाबी सुंडी बंद कर देंगे, हमारा जो BG4 आ जाएगा, जो भी कंपनी लेके आएगी या जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, हो सकता है आगे हमारी चितकबरी सुंडी ज्यादा आ जाए। ये तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे कौन सी सुंडी आ सकती है, कौन सी बीमारी आ सकती है, ये तो ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। ये इसमें जीन का कोई रोल नहीं है। BG1 और BG2 केवल अमेरिकन बॉलवर्म के लिए है, तो अमेरिकन बॉलवर्म आपका नहीं आ रहा।
और वो जो बालों वाली सुंडी है, जो पत्ते खाने वाली सुंडी है, वो भी नहीं आ रहा। तो BG1 और BG2 जो जीन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो आज भी सस्टेन है, चल रही है, और उसी की वजह से हमारी वो पत्ते खाने वाली सुंडी और अमेरिकन सुंडी अभी तक आपके खेत में नहीं आ रही। रही बात पिंक बॉलवर्म की, गुलाबी सुंडी की, आज चितकबरी सुंडी की, इसमें इन दोनों टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। किसी ने आपको ये बोला है, बीज दिया है, इसमें ये भी नहीं आएगा, वो उसने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिटरेचर है, आप पढ़ सकते हैं। इस सुंडी में इन दोनों टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा? जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा? सर पहली बार जुड़ा हूँ, आपको पहली बार देख रहा हूँ सर। नहीं, इंट्रोडक्शन के लिए मैं सर से पहले ही माफी मांग चुका हूं। इन्होंने कहा मेरा नहीं देना है। आप चाहेंगे नंबर देके आप व्यक्तिगत मिलने के लिए आप चले जाएं, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड होता है। हाँ, रिकॉर्डेड सेशन है, लोगों तक पहुंचता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे जो सवाल जवाब हम कुछ ऐसे टेक्निकल लोगों से लेते हैं, तो बड़ा सोच समझ के हम सेशन को चलाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, इनकी लिमिटेशंस हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे से जुड़ जाएं। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत मेरा, आप लिख लें सारे, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसपे ये सेशन अपलोड हो जाएगा, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत। और आप कहीं लिख लें या एक दूसरे से पूछ लें, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और इस बाद में मैं लाइजनिंग के तौर पे मैं व्यक्तिगत ही मिलाने की कोशिश करता हूं कि हम जाएं, जैसा हमने कोशिश की है कि हम हिसार यूनिवर्सिटी या गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर एक सेशन करें। यहाँ के लोगों को 5, 10, 20 लोग जो आए और अपने टू दी पॉइंट क्लियर कट सवाल लेकर के जाएं। अभी तक सेशन जो हुआ उसको मैं थोड़ा सा कंप्राइज कर दूं। मैम आप उसके अंदर प्लस माइनस बताना। हमने ये कहा कि जेनेटिक मॉडिफाइड और इस मॉडिफाइड के बीच के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है प्रोडक्शन के मामले में, बशर्ते कि उसके अंदर कुछ ऐसे जीन डाल दिए जाते हैं जो हर्बिसाइड कंट्रोल कर लेते हैं या सुंडी को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये प्रोडक्शन हमारा बढ़ा रहा है। एक बात तो उभर करके हमारे सेशन में ये आई थी। हाँ, हो सकता है कुछ जीन डालने से कुछ हो रहा हो, लेकिन जीन जो डाले जाते हैं वो किसी न किसी को कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं। शायद हमने ये समझा नमिता मैम। दूसरा ये आया कि कुछ अपने अपने तरीके से लोग खेती कर रहे हैं। जीरो टिलिंग की खेती भी हमने इस सेशन में मेरे इसमें यूट्यूब चैनल पे आई। दूसरे जो भी है नेचुरल फार्मिंग वगैरह और पिकनिक पाकिस्तान वाली, इसके अंदर भी हमने काफी इनके सेशन लिए हैं। दूसरा ये है कि जब ये भी सवाल उभर करके आया कि जब इसमें है ही नहीं कंट्रोल का, BT4 जो है वो किसी सुंडी को कंट्रोल करेगा। अब सुंडियां रह गई 4 तरह की, एक का जीन डाला और दूसरी सुंडी आ गई, तो कोई मतलब नहीं। फिर 5 में जो टिंडे डालते हैं, तीसरी बात फिर ये हुआ कि वहां तेलंगाना में BT4 आ चुका है और इधर जो है ये आपके वाया गुजरात BT4 और BT3 आ रहे हैं। तो किसान बड़ा सावचेती से रहे, हमें अपने विवेक से भी काम करना चाहिए। ऐसा हमने मोटा मोटा सा अभी तक के सेशन में पाया है। तो मैम आप अपना बता दें कि इसमें हमने जो समझा इसके अंदर 19-20 हुआ। और अब मेरे पास में एक कमल डेरू है जिनका आया, क्योंकि बाकी लोगों के मैंने सवाल ले लिए हैं, ये नए हैं। तो कमल डेरू आप अपना। हाँ सर, मैं आप इनसे पूछना चाहूंगा कि जो सुंडी है वो बीज की वजह से आई है या कीटनाशक सही नहीं आ रहा उसकी वजह से है, या जो हम लकड़ियां इकट्ठी करते हैं खेत के अंदर उसकी वजह से, किसकी वजह से सुंडी आई है? फिर मैं बताऊंगा सर, एक बार इनका आंसर लेना चाहूंगा। देखिए, बीज से तो आती नहीं है, बीज के अंदर सुंडी नहीं होगी। एग उसका यदि है उसके साथ तो हो सकती है कि उसके साथ आ जाए, लेकिन बीज के साथ इतना एग आता नहीं है। बीज इसमें असली नकली भी हो सकता है मैडम जी। बीज नकली हो सकता है, तो बीज इसीलिए बोलते हैं आपको सर्टिफाइड बीज खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो बंसटी की बात करी है सर ने, जो डॉक्टर सिंह ने बंसटी की बात करी है, उसके लिए आप एक कीजिए, बेशक आप अपने खेत में एक कॉर्नर में रखिए, उसके ऊपर जाल ढक के ऊपर से पेस्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए, पानी से उसको गीला करके उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए, लेकिन उसके ऊपर पतली जाली कवर कर दीजिए। तो यदि उसमें से निकलेगा भी तो वो वहीं पे मर जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए उसको ओपन मत छोड़िए आप,
ओपन छोड़ेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको इन्फेक्शन बढ़ाने के चांसेस होंगे और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे सुंडी डेवलप हो जाएगी। तो इस चीज का चलो राजू जी आपका हैंड रेज है, कोई सवाल है या वैसे ही मैं लोड कर दूं हैंड को? सर हमें इजाजत देंगे सर जोशी साहब? सर हाँ ठीक है सर, जाइए जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपका हो सकता है हम किसानों को आपके किसान नंबर मांगे तो मैं आपके नंबर दूंगा मिलने के लिए व्यक्तिगत, प्लीज ऐसा सहायता परमिशन दे तो ठीक है सर। थैंक यू। ओके मैम हमने सर्टिफाइड बीज भेजा है। काइंड इन्फॉर्मेशन आपने मेरे को शेयर करवाया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे किसानों को बहुत जानकारी मिली। ऐसे कभी भी कोई हो तो हमें जरूर जोड़े इसमें, ठीक है? बिल्कुल जोड़ेंगे डॉक्टर मैं बात करूंगा आपसे, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मैं आपसे बात करूंगा, नंबर ले लूंगा हनुमान जी से। हाँ एक मिनट के लिए आरएम सिंह साहब, ये हमारे किसान नेता, इनकी बात सुन के इनका जवाब देके फिर आप प्लीज जाइए। हाँ सिंह साहब बोलिए। नमिता जी हेलो, मेरे तुमसे बात करनी थी, मैं नंबर ले लूंगा आपसे उनका। मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने सर्टिफाइड बीज खरीदा है, मेरे खेत में लकड़ियां भी नहीं है और जो मैंने और 8 वैरायटियों की डेमो लगाई हुई है, न्यू बीज की कंपनी वाले लगा के गए थे, उनके अंदर सुंडी नहीं है। जो मैंने खुद खरीद के लाया हूँ उस बीज के अंदर सुंडी है। और जहाँ पे मैंने वो लगाया है, डेमो लगाया है, उसके गांव के पास में वो खेत है, कम से कम 50 ट्रॉली लकड़ियों की पड़ी है, उसके अंदर सुंडी नहीं है। और सिर्फ 2 ही स्प्रे की है उसके अंदर, और जो मैं खुद खरीद के बीज लाया हूँ उसके अंदर 8 स्प्रे कर चुका हूँ तो भी सुंडी है। इसका क्या कारण है? कहीं ना नकली होगा और नहीं हाँ वो नकली होगा, सर्टिफिकेशन हमने दे दिया आपको, उसके ऊपर वो करना चाहिए। अब गुलाबी सुंडी है तो गुलाबी सुंडी का तो आप कंपनी ने बोला ही होगा आपको कि वो नहीं है उसके अंदर टॉलरेंस। तो मैडम वो बीज नकली है तो किसान को कैसे पता लगेगा? मैंने तो बिल लिया, बैच नंबर मिला के लिया, ठीक है, तो किसान कैसे पता चलेगा कि वो नकली है या मैं उस पे कुछ कार्रवाई करूं या क्या करूं? अब आप कोर्ट में भी जाएंगे तो उनके पास ये होगा कि आपके ऑलरेडी आपके खेत में होगा, वहां से आ गया, क्योंकि जो उसका प्यूपा रहता है वो कितने ही साल दर साल पड़ा रह सकता है उसके अंदर। मेरे खेत के पास में तो लकड़ियों की ढेरी नहीं है, एक भी लकड़ी नहीं है, लगभग 2-3 किलोमीटर के अंदर। तो वो तो टेक्निकल पॉइंट हो गया कि नहीं है, लेकिन सीड के अंदर तो अंडा नहीं आ सकता और उसका जो लार्वा रहता है, लार्वा बीज के अंदर नहीं आता मैडम, बीज नकली या असली आ सकता है, ये पूछ रहा हूं। बीज आपका नकली होगा, यदि आपके पास थोड़ा सा भी बीज अवेलेबल हो उसमें से तो आप टेस्ट करा सकते हैं और उनके ऊपर जो आपका नंबर जो आता है, नंबर होगा, उस नंबर क्या किसी और ने लिया हो और वो उसके साथ आके जुड़े तो आप टीम बन सकता है। मैं एक मिनट, मेरे साथ में बीज का मध्य, कमल जी एक मिनट रुकिए आप। मध्य प्रदेश से मेरे साथ में बीज का जुड़े हुए हैं, ये उसमें दुकान है इनकी पेस्टिसाइड और सीड की। रामनारायण जी आप ये क्लियर करें किसानों को कि आपकी दुकान में जो माल आता है उसकी आप कैसे जस्टिफाइड करके लाते हैं कि ओके है या नहीं है, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो दे दिया, कमीशन लिया और किसानों में बांट दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या सरकार का कोई लाइसेंस तो बेचने का आपको मिला हुआ है, इसलिए मैंने काफी लोगों को उसी वे में जोड़ा था। तो रामनारायण जी आप 2 मिनट में अपनी बात को रखें, किसानों तक पहुंचाएं कि आखिर ये गोरख धंधा क्या है जिसमें ये कह रहे हैं कि बीज हमने किया उसमें ये भी हो गया वो भी हो गया, और कोई कहीं कह रहा है तो आप बीज का धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मार्केट में पूरे टिके हुए हैं। तो रामनारायण जी नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब चले गए, उनको भी मेरा नमस्कार, नमिता जी मैम को भी नमस्कार। बहुत बढ़िया जानकारी मिली और बहुत सुंदर ये प्लेटफॉर्म चल रहा है और आज किस्मत से किसान लोग भी बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। तो सर बात ये है कि जो असली और नकली की जो बात है, ये गोरख धंधा कभी बंद हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। मतलब
कुछ नहीं है, ये जांच वांच नाम सिर्फ पेपर की हो जाती है। हम लोग जैसे हमारी पेस्टिसाइड का बीज का है, हम लोग जैसे मान लो लाइसेंस वो चेकिंग के लिए जो देंगे सैंपल देंगे वो हम हमारे हिसाब से देंगे, ऐसा थोड़ी कोई आके चुपके से उठा के चले जाएंगे। और सब सेटिंग होती है ऊपर से नीचे तक। मतलब मैं एक दुकानदार होने के नाते क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये भैया की जो बात सही है कि भले ही वो आप बेस नंबर दे दे, बिल नंबर दे दे, ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जैसे कि मान लो कोई दवाई आपको दी है या बीज भी दिया है, तो बीज में खाली उसने मिलावट के लिए उसकी जानकारी के लिए बता दो, उसमें क्या बीमारी लगेगी क्या नहीं लगेगी, इसके लिए प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है, वो आप क्लेम कर ही नहीं सकते कहीं से। तो प्रकृति है। जैसा अभी हमारे सोयाबीन का एरिया है, अभी खूब जब इस बार 2-2.5-3 महीने हो गए कोई बीमारी नहीं है। अभी 8 दिन से भयंकर बीमारी आई है, बहुत जबरदस्त। मतलब जैसे ये गर्मी लगी थी, गर्मी से अभी जैसे ही पानी गिरा, अभी हल्की सी बारिश हो रही 3 दिन से, भयंकर ये सारी जितनी जो है इल्लियां सारी की सारी आ चुकी है। हम लोगों ने जो महंगी महंगी दवाइयां हैं वो भी डाली, उन खेतों में भी आ गई जो सस्ती दवाइयां, इसलिए किसानों को बहुत ज्यादा इसके जो है वो ऊपर जो जैसे बीटी की आज बात है, खास करके हम बीटी की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो दवाइयों को या फिर बीटी का बीज का ये बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसके अंदर, कुछ प्रकृति का बहुत ज्यादा रोल है इसके अंदर। इस बार हमारे यहाँ सोयाबीन बहुत अच्छी होगी, ना के बराबर जो है दवाइयां डली। और भैया आप कह रहा हूँ सबसे सस्ती से सस्ती वाली दवाई ही डालना चाहिए, जो 300-400 रुपए लीटर वाली आती है, उसको कंटिन्यूस 10-12 दिन में आप डालते जाओ। वही दवाई तुम 1000 रुपए लीटर वाले भी डालोगे, बीघा का खर्चा होगा तो भी वही बात, सस्ती डालोगे तो भी वही बात। और बीज वाला आप किसी दुकानदारों से खरीदे जहाँ वास्तव में आपको ठीक है रामनाथ जी, बात आ गई। मार्केट जो है इनविजिबल हैंड से चलता है। आपने यदि थ्योरी पढ़ी हो ना, इकोनॉमी की थ्योरी के अंदर सीधा साधा होता है कि इनविजिबल हैंड आर देयर इन मार्केट। मार्केट के अंदर कुछ ऐसे हाथ हैं जो दिखते नहीं है, उससे कब आपके थप्पड़ लगती है, कुछ कैसे करता है, ये कॉर्पोरेट के गोरख धंधे हैं। इसलिए हमें अपने बहुत ऐसे ज्ञानवर्धन चीजों के ऊपर ध्यान रख करके और उसमें करने की जरूरत है। तो ठीक है रामनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कमल जी आपका भी। और कोई साथी, अब मैं दूसरे साथियों को भी लेना चाहूंगा जिसने भी हैंड रेज किए हैं। जाकर निवेदन करता हूँ नागौर से। बोलिए। ये जो अभी कह रहे थे कि भाई हमारे जो सर्टिफाइड सीड लगा रखा था उसमें सुंडी का प्रकोप हुआ है, तो सुंडी का प्रकोप मैं निवेदन ऐसे कर रहा था भाई, आपने जो सुंडी का प्रकोप हुआ सभी पौधों में हुआ या बीच बीच में पौधों पर हुआ था? बीच बीच में नहीं है सर, वो लगभग ही है, हर पौधे के अंदर है, पर किसी पौधे में कम है किसी में ज्यादा है। कौन सा वाला? और दोनों जो बीज है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में लगे हुए हैं। हमारी 1.5 महीने से कोई बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो भी उसके अंदर सुंडी है। देखो कई जगह तो जैसे नागौर में भी ऐसे है कि जहां पर 5% नॉन बीटी बीज आता है, जो पैकिंग आता है ना बीटी का, उसमें 5% नॉन बीटी का बीज आता है। और हाँ, मैं समझता हूँ नॉन बीटी नहीं है सर, सारों पौधों के अंदर है, नॉन बीटी और बीटी के अंदर सारों के अंदर है, पर किसी पौधे पर इसमें देखो जैसे अपनी भारत सरकार के द्वारा बीटी की रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनकी सूची जारी की जाती है, और सूची जारी होने के बाद में उन कंपनियों के जो राशि सीड है कंपनी, सही है, राशि सीड का बीजा हुआ है 926। ठीक है, मेरे पास में अब 9 मिनट है बाकी। मैम आप कुछ इसमें इंटरवेन करके 2 मिनट के लिए कोई बात जो अभी तक जो डिस्कशन हुआ हमारी दिशा कहीं भटकी हो या हमने गलत समझा हो उसको थोड़ा सा समराइज कर दें और फिर कोई साथी होगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अंदर वैसे देखिए हमारी अभी उतना हम लोग एडवांस नहीं हुए हैं इस मामले में, और ना हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं जैसे विदेशों में होता है। यदि इस तरह से जो धीरू भाई जी को यहाँ आई है उसमें यदि वो अपनी पत्ती से वेरीफाई करा लें कि उसके अंदर जीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन अवेलेबल नहीं है, तो ये उस कंपनी को कर सकते हैं और कंपनी इनको पैसा भी दे सकती है उसका, इनकी जो फसल बर्बाद हुई है, या इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, विदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और इस तरह के जो भी बीमारी आती कुछ आदमी तो किसान को नुकसान नहीं होता है,
पर हमारे यहाँ नहीं है। अब यदि आप जाके पत्ती लेके जाके आपकी जो नजदीकी कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां से कांटेक्ट करके टेस्ट कराएंगे और उसमें बीटी जीन मिलता है तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि बीटी जीन नहीं मिलता है उसके अंदर तो आप बोल सकते हैं कि आपने हमें गलत बीज दे दिया है। उसकी टेस्ट हो सकता है उसका, लेकिन वो सर्टिफिकेशन को करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को कि हाँ ये नॉन बीटी आपको सीड दिया गया है और ये गलत तरीके से 420 की गई है आपके साथ, तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैम अभी वो जो इशू हो जाता है वो कम्प्लीटली। कमल जी आप बीच में मत एक का जवाब आने दें, अपने क्रॉस क्वेश्चन में नहीं आए। इशू हो जाता है और उसमें आपको लीगली उसके किसी की एडवाइस नहीं, मैं अब 7-8 मिनट बच रहे हैं मैम। मुझे एक चीज, एक तो जेनेटिक मॉडिफाइड बीज के अंदर GSC का एक तो ये फंडा है कि वो एनवायरमेंट के प्रति एक सर्टिफिकेट देते हैं। उसमें किसान नहीं है, आप लोग हो, एक्सपर्टीज है, यूनिवर्सिटीज है, प्रोफेसर हैं, वो लोग हैं। अब दूसरा जो दूसरा है ये सीड वाला मामला है। सीड वाले में 2019 के मैं बिल को पढ़ रहा था तो ये कंज्यूमर कोर्ट तक जाने के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। कंपनियों को ये प्राइवेट का कोई कंसेप्ट आया है, उसके अंदर ये है कि आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा भी, ये इसके आगे इनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने पूरे बिल को पढ़ा और मेरे सेशन में मैंने डिस्कस भी किया। बीज का धंधा टोटल का टोटल प्राइवेट के पास में गया। नगोया समझौता जो हुआ अपना 2010 के अंदर, उसके द्वारा में अपने यहाँ लागू हुआ, उसके अंदर ये था कि हमें कहीं न कहीं इस तरह की कोई ऐसी हमें ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम से या किसी भी प्रकार के नाम से कोई चीज हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन नगोया समझौता को इन्होंने अपने लेवल पे कब्जे कर लिया पूरा और अपने हिसाब से हो गया। अभी CBT का समझौता जो बिल आया उसमें अंदर भी इन्होंने ब्रीच किया। किसानों के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई हम लोग आए, आपको फीस जमा कराएं और आपकी कोई ऐसी बॉडी हो जो हमें सही रिजल्ट दे पाए, कोई ऐसी व्यवस्था हम यदि सोचें अपनी मीटिंगों में बैठ के, हमारे जो भी हैं एक्टिविस्ट लोग भी हैं और कुछ वैज्ञानिक हैं, UNFP के हमारे पास वैज्ञानिक भी कई जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों के पास बैठ करके यदि ये टेस्ट कराएं तो प्राइवेट कंसेप्ट में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी लेवल पे मॉडल है क्या? जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में खून टेस्ट होता है उस तरह से कोई ऐसा कोई है क्या आपके ध्यान में? वो आप हमें बताएं। फिर मैं एक दो कोई सवाल लोगों के हैंड रेज हैं तो मैं ले लेता हूँ। हनुमान राम बेरा का है, उसको मैं लेता हूँ बाद में। हाँ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि हम लोग यदि आप लोगों के पास में आए, क्योंकि एक्सपर्ट तो आप हैं, तो आप किस तरीके से आप लेंगे? सुवालाल जी जांगू भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, काफी टाइम से सुन रहे हैं, प्रोफेसर हैं वो मिजोरम में, तो उनका सवाल भी है तो मैं उनको लूंगा। कमल जी आपके काफी सवाल हो गए, मेरे साथ में समय थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है, 5-4 मिनट ही उनसे लूंगा। सर मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ मैम से कि मैं इसका क्या कहाँ कर सकता हूँ जो मेरा नरमा वो जो मैं आपको नंबर दे दूंगा और अपन चलेंगे मैम के पास में। तो मैम को पहले वो मेरे वाला का आप उसमें डायरेक्शन दे दें और फिर सुवालाल जी जो है वो प्रोफेसर हैं हमारे, मिजोरम से जुड़े हैं, तो एक स्टेट के हिसाब से हम बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट का भी हिस्सेदारी है इसमें। तो मैम ये बताइए कोई ऐसी व्यवस्था है क्या प्राइवेट लैब की व्यवस्था? हाँ, ऐसी व्यवस्था जब शुरू में रिलीज होता है सीड, उसके सर्टिफिकेशन की है। बाद में कोई भी ऐसी व्यवस्था प्रेजेंटली नहीं है। वो सर्टिफिकेट एक बार मिल जाता है उनको, तो सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो करते रहते हैं। फिर आपको केवल लीगल इशू ही आपको बचा सकता है और लीगल पॉइंट आपको चाहिए। वहां पे आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने चाहिए कि आपने वहां से प्रोक्योर किया है, ये है, इसकी इस तरह से है। आपको सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपके अंदर बीटी, कॉटन या जिस भी तरह की जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है या नहीं है वो, तो आपके लिए वो एक टेस्टिंग रिपोर्ट होगी। पूसा दिल्ली IRI है ऑथराइज्ड, उसके लिए वो आपको दे सकते हैं। वो आपको दे सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये जीन अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली होता है कि बहुत बड़ी फिशेस हैं ये, तो उतना डेयरनेस के साथ ठीक है। पूसा दिल्ली, पूसा के जो IAR का जो मॉडल है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी ठीक है, वहां से हम अपना कोई बैठ के करेंगे भाई, या जैसे किसी एरिया में बहुत कुछ नुकसान हुआ तो हम उनसे बात करके ले सकते हैं। हनुमान कोई भाई आपका कोई सवाल था तो आप फटकी से बोलिए। चलो ठीक है। अब
और कौन था मेरे पास में कोई? हाँ, सुवालाल जी आप मिजोरम से जुड़े हैं, आप अपनी बात को रखिए और फिर हम सम अप करेंगे। सुवालाल जी जांगू। Thank you. Today's program is really knowledgeful and interesting, and we joined from across India, especially. I'm political science teacher, so I don't have much knowledge about BT and genetically modified seeds and crops in India. But what I have been observing in last 5 years, that BT and GM both are like technology, mainly based on biotechnology, are used in India for improving the quantity and quality of production, whether it is a cotton, especially cotton. But what the data we have, that our export of a quality of a cotton declining last 5 years. Then what is the use of these two technology, BT and GM, in cotton farming or crop, if our qualitative export are not increasing? That is my question. And one just a supplementary question, one more, that most of like approval committees at union government level, they do not include the independent scientist in the expert committee or approval committee on the trial. Independent scientists, those are not affiliated or not working in government funded institutions or research centers. So these two are my questions. I expect that Madam Namita will give me a satisfactory answer. Thank you. Ma'am. Yes. So you want that the independent scientist may join, but the regulatory body is the government body. Okay. So government body always include from the scientists from the private organizations also included in that committee, and the government organization scientists also included in the committee. All are expert, and the some of the social activists also is part of that committee, who will take care of all these things. What is the pros and cons of introducing these kind of these kind of activities? Not only the biodiversity case कि if they are sorry, इसका कुछ प्रभाव, माफ कीजिएगा मेरे को ध्यान नहीं रहा, इसका कुछ प्रभाव बाकी इन्वायरमेंट पे आता है, यानी उसके लिए आपको एक प्लांट से रिलेटेड आदमी रखते हैं, एनिमल का भी पर्सन होते हैं, उसमें कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, कुछ सोशल साइंटिस्ट होते हैं, और इन सभी को मिलाने के बाद जो कमेटी बनती है वो अप्रूवल होती है, और उनके सब कमेटीज में जब अप्रूव होके आता है और सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, उसके बाद ही अप्रूवल मिलती है कि हाँ ये इट कैन बी रिलीज, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडलेड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में बीटी का जो नया BT4 की हमने बात करी है, उसके ऊपर उन्होंने अभी रिसर्च चल रही है, और 4 साल का उन्होंने टाइम मांगा कि कॉन्टिन्यूअस 4 ईयर दे विल स्टडी कि उसकी जो रूट से कुछ एक्सुरेंट निकल रहे हैं जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं रूट, उसके अंदर सॉइल के अंदर वो टॉक्सिन उनको मिले हैं जो बीटी के बनते हैं, बीटी के टॉक्सिन्स हैं वो मिले हैं सॉइल में, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट आया है? तो जब तक वो टोटल बायोडाइवर्सिटी टेस्ट नहीं करेंगे कि क्या उसके दूसरे प्लांट पे असर हो रहा है, या उस नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर हो रहा है, या सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे है उन पे हो रहा है, या कोई जो उनके मित्र कीट हैं उनके ऊपर हो रहा है, उन सारों का जब प्रोफाइल तैयार हो जाएगा उसके बाद वो अप्रूवल देंगे कि हाँ ये यूज किया जा सकता है। उससे पहले ये परमिशन नहीं मिल सकती है। मेरे पास में करती है, यूज भी नहीं करना चाहिए। सुखदेव सिंह जुड़े हुए हैं, शायद पंजाब से हो। सुखदेव जी, आपने इस पूरे सेशन को सुना, आप बहुत ही एनर्जेटिक वे में काम करते हैं। मैं चाहूंगी बोल दीजिए सर। इससे अलग है थोड़ा सा, जैसे हमारे देश में मैं बता रही हूँ कि हमारे छोटे किसान हैं, ठीक है,
जो विदेश में बड़े किसान है वहां पे जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, एज ए इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री के केस में क्या होता है कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और जो उनको रिक्वायर्ड रहता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि मेरे को इतनी क्वांटिटी का इतना प्रोडक्शन आपका चाहिए और आपका पर हेक्टर जितना भी होता है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, उसके बाद किसान अपनी पैदावार करता है और किसान जो पैदावार करता है उसमें वो साइन करता है एक कॉन्ट्रैक्ट फिर से इंश्योरेंस कंपनी से, वो इंश्योरेंस कंपनी से भी करता है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि यदि आपको कोई नुकसान हुआ तो वी आर लायबल फॉर दैट, पर जो आपका प्रोडक्शन होगा, आपका जो आउटपुट आएगा उसका इतना % आप हमको देंगे। तो हमेशा ये नुकसान नहीं होता, तो वो उस कंडीशन में वहां का किसान सिक्योर रहता है। हमारे यहाँ किसान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम अपने प्रोडक्शन को पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। ठीक है मैं आप सुखदेव सिंह जी पंजाब से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें। हाँ, सुखदेव सिंह जी पंजाब से जुड़े हुए हैं। 5 मिनट्स हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, फिर ओवर करेंगे क्योंकि लंबा हमारा सेशन 100 मिनट या 105 से ज्यादा है। सुखदेव जी आपने बात करें। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। मैंने बहुत ही थोड़ा तो एक बात की तो मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट जुड़ा क्योंकि मैं किसी बहुत जरूरी काम में था लेकिन काफी देर से मैं जुड़ गया था और मैंने काफी लोगों के बात सुनी है। एक बात तो जो मेरे को इसमें लगी है, जो जिसपे मेरा एक एतराज है कि जब हमारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं ना कि बीटी का या जेनेटिकली मॉडिफाइड का एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, तो कम से कम बहुत दुख की बात होती है ये कि पूरी यूरोपीय यूनियन जिसमें 27 कंट्री हैं, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट उनके पास हैं, अब तक साइंस की जो रिसर्च आई है ज्यादातर यूरोप से ही आई है और यूरोप का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो बीटी को अलाउ करता हो, मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड को जिसने अलाउ किया हो, वो अलाउ ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इसका एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे और एनिमल की हेल्थ पे तो बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब हमारे साइंटिस्ट, क्योंकि हमारी तो सरकार ही ऐसी है या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है जहाँ तो कैसे ही मतलब आप ले सकते हो वो सर्टिफिकेट, और इनके सर्टिफिकेटों पे चल के हम ये कह दें कि यार इस पे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं होता। देखो ये तो प्रैक्टिकल दुनिया में तो ये इसको कोई मानने को तैयार नहीं है और यूरोपीय यूनियन भी मानने को तैयार नहीं है। और मैं आपको एक बात ये भी कह दूं कि मोंसेंटो ने सबसे पहले शुरू किया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड और उसकी यार कैंटीन पे लिखा हुआ है कि हमारे मतलब कोई भी फूड अब वो जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड अलाउ नहीं है मोंसेंटो की कैंटीन में। अब दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं वो उनको देखो, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं खा रहे कोई भी। इवन जो जिसको हम कहते हैं ये कम्युनिस्ट कंट्री के जो बड़े लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं इससे दूर रहो, लेकिन लोगों को वो कह रहे हैं सिर्फ उसी तरीके से। एक बात है सुखदेव जी, आपकी बात आ गई, मैम से मैं बात ले लेता। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बस सिर्फ एक कि उसी तरीके से जैसे पार्लियामेंट में कोका कोला जो जेरे हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको तो बैन कर रखा है, पर और हमारी मार्केट में हमारी पब्लिक के लिए उस पर कोई एतराज नहीं है। ऐसे ही हमारे कानून है, देखो ना जी, ये तो बिल्कुल ही सिंपल चीज है कि जो चीज पार्लियामेंट के मेंबरों के लिए एक बात है, आपकी बात आ गई कि भाई जेनेटिक मॉडिफाइड दुनिया के लोग नहीं खा रहे हैं तो हम क्यों खाएं। तो इसमें देखो GSC का मॉडल है, बीच में वैज्ञानिक, उसमें बहुत साइड के जुड़े हुए लोग हैं। अब भारत का क्या होता है, ये लेकुनाज क्या है, वो एक सेकंड एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन दुनिया के लोग क्यों नहीं खा रहे हैं इसके बारे में मैम, आप ऑस्ट्रेलिया वहां पे रही है, इजराइल में 7 साल रहे हैं और बाहर में आप यो AMI जो इसका है एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, आप वर्ल्ड लेवल में आपकी पोस्ट भी है, दुनिया के अंदर आप जुड़ी हुई भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश सा हो सकता है आपकी लिमिटेशंस हो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसमें क्लियर कट बात करें, क्योंकि हम सेशन की बात कर रहे हैं तो हम आप उसे नंबर लेके आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप किसानों के हितैषी हैं, हमेशा किसानों के लिए बहुत कुछ बोलती है, आउट द वे भी बोलती है, लेकिन हम नहीं चाहते
कि हम ज्यादा आपसे कुछ बात कहें, लेकिन इस पे वर्ल्ड लेवल पे आपका जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल के अंदर आप वर्ल्ड की एक डिग्निटी है, भारत की ओर से आप एक प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, एक तो मैं ये बताऊं कि हमने तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने दूध बनाना भी चालू कर दिया है। मिल्क का प्रोडक्शन भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बना सकते हैं और उसके गुण वही होंगे जो हमारे किसी भी दूध में होते हैं, गाय या भैंस के। तो आप कहीं ना कहीं लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश में समस्या क्या है कि ना तो हमारे पास धरती सफिशिएंट है अनाज पैदा करने के लिए, हमारी जनता बहुत ज्यादा है, उनका पेट भरने के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होने की भी आवश्यकता है, हम पूरी तरह से दूसरे देशों पे निर्भर नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बाउंडेशन है कि हमें जेनेटिक मॉडिफाई को प्रमोट करना पड़ रहा है और हमें जेनेटिक मॉडिफाइड अपने यहाँ लाना पड़ रहा है। पहले जो होता था छोटे रकबे में होता था, उससे सफिशिएंट होता था और हम मितव्ययी थे। अब हमारा क्या हो गया, हम जो बोलना चाहिए बहुत ज्यादा अपने आप खर्च करने लगे हैं। हम पूरा साल 5 से 10 कपड़ों में हम 50 कपड़े लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन भी तो हमें चाहिए। और जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिस्टिक जो इंसेक्ट हैं या अपॉर्चुनिस्टिक जो बैक्टीरिया हैं, जो भी हुआ, उनको ज्यादा खाने को मिलेगा, तो वो फैलाव तो उनका ज्यादा होगा ही, तो हमें वो ज्यादा दिखता है जब उसको सफिशिएंट होगा। अब जब एक ही पौधा होगा आपके खेत में, वो एक पौधा खा लेगा, वो दूसरा खाने कहाँ जाएगा? और जब उसको सफिशिएंट अमाउंट में फूड होगा तो ऑटोमेटिकली वो सब पे ही प्रकोप होगा उसका। तो इस तरह से ठीक बात है, बात आ गई मैम, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहेंगे। मेरे बात पर जो पकड़ में आई है यही कि आपको तो काम ही ये सौंपा गया है कि भाई आप किसी न किसी तरीके से इनका कोई न कोई जीने का जुगाड़ करें, इस बात के लिए है। अब ये रिसर्च कैसे आती है, क्या नहीं आती है, ये काम इस साइड से है। और आप जो है बाहर के लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? या खा रहे हैं या हमारे पास उसका कोई नहीं है? नहीं, वो बाहर के लोग खा रहे हैं जी, खा रहे हैं, लेकिन जैसे जापान ने बैन किया हुआ है, उसके यहाँ जेनेटिक मॉडिफाई वो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उनके पास सफिशिएंट पैसा है, वो मंगाते हैं दूसरी कंट्रीज से। अब फूड है, जो प्रोडक्ट है, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ थाईलैंड का और इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का पूरा फ्रूट कंप्लीट एग्रीकल्चर बेस्ड है, उनके इकोनॉमी इंडोनेशिया की। वो जितना फ्रूट और अनाज पैदा करते हैं वो सारा की सारा यूरोपियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में जाता है उनके यहाँ से फ्रूट, क्योंकि वो अपना प्रोड्यूस करते हैं और वहां से इंडस्ट्री प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जो हमारी एमएसपी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं जब आप पढ़े तो लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं दीज आर लिंक्ड, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तो हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अपनी खेती में, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलो ठीक है मैम, बिल्कुल आपका सही है। हमने जो जीएम सरसों का सेशन AK सिंह जी साहब डायरेक्टर आए थे आपके साथ और आप भी थे और काफी वैज्ञानिक जुड़े थे, हमने उस टाइम भी सेशन इसी टेल एंड पे पहुंचा था कि पेंटल साहब ने जो जीएम सरसों किया था, क्योंकि भारत की जनसंख्या, भारत का सिस्टम, भारत के लोगों का जो भी है, हम उसको नकार भी नहीं सकते। आपके पास में टेक्नोलॉजी का काम है, बायोटेक्नोलॉजी का, माइक्रो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लोग इंटरनेशनली जुड़े हुए भी हैं इसके हिसाब से। तो मैं सेशन को कोई विशिष्ट कोई सवाल बनता हो, कमल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट में कहिए, क्योंकि लंबा सेशन कोई देखता नहीं है। और मैं सबको कह दूं, हाँ मैम के मेंबर मैं दे दूंगा। आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत मेरा चैनल है, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत है, हमने बहुत सेशन किए हैं। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत आप लिख ले कहीं और उसको सब्सक्राइब कर लें। हम अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, बहुत ही बिना किसी बहस और बिना किसी जिद्दोजहद के हम लोग जुड़ते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, नॉन पॉलिटिकल वे में अपनी बात को करते हैं। मेघवाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में प्लीज 2 लाइन में कह दीजिए। मैं तो इनको इनवाइट कर रहा हूँ, इनको सबको मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ खेती एग्रीकल्चर के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को मुक्तिधाम मुकाम में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया लेवल की हो रही है। उसमें सारे वैज्ञानिक
और एग्रीकल्चर से हाँ, सागर दारा जी आ रहे हैं, यूएनपी के वैज्ञानिक मैम। मैं भी शायद उसका हिस्सा बनूंगा और अभी मेरठ जा करके आऊंगा, तो हम लोग जुड़ेंगे, बैठेंगे और इन बातों के चिंतन करेंगे बिना किसी ऐसे वे में हम बहुत ही शालीनता से अपनी बातों को रखते हुए इस समाज के लिए कुछ कर पाए, ऐसा हमारा चिंतन रहेगा। और मैम का शायद 15 तारीख से आपका मेरे पास कुछ आया भी था, इंटरनेशनल कोई इवेंट है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है, कुछ ऐसा एसोसिएशन ऑफ माइक्रो का था, तो हम उसमें भी करेंगे कोशिश। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशेष तौर से आर्यन सिंह साहब और नमिता जी, आपने उनको भी जोड़ा और हमें बहुत मार्गदर्शन दिया। और जो साथी जुड़े हैं, कुछ सेटिस्फाइड हुए नहीं हुए, हमें इस देश में रहना है, हमें इस देश में जीना है, इसी व्यवस्था में हमें कुछ नए तरीके से करना है। ऐसे लोगों के सानिध्य में हम अपने सेशन करते रहें। और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के आप हमारे बहुत सारे कभी का चल रहा है, हनुमान जी हैंड्रेज कभी का चल रहा है इनका, क्या कह रहे हैं जिन्होंने कौन कर रहा है? राजपाल जी आप कुछ कह रहे हैं? चैनल यूट्यूब का है क्या? हाँ हैंड्रेज है, लेकिन अब क्या, हाँ आप देखो हैंड्रेज तो मैं लोअर कर दूंगा, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइम पॉइंट प्रोग्राम है मेरा और मैं नहीं चाहता ना उसे लंबा खींचे करें, तो उसमें लोग सुनते भी नहीं है। ग्लोबल यूनाइटेड जो ये चैनल है यूट्यूब का है क्या? हाँ यूट्यूब पे ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, तो इसमें काफी अच्छे लोगों को जोड़ते हैं हम लोग, बड़ा रिक्वेस्टफुली तरीके से सोबर वे से चलाते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो दीजिएगा आप, फॉलो, थैंक यू, ठीक, थैंक यू मैम।